हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूपीसीएसएस। मैं हूं जितेंद्र और उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे और आपकी स्टडी अच्छी तरह से चल रही होगी। तो जैसा कि आपको पता है कि पाइथन में अभी तक हम काफ़ी कुछ कंप्लीट कर चुके हैं और पाइथन का जो सिलेबस है ऑलमोस्ट हमने कंप्लीट कर लिया है पिछले 4 वीडियो में। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पार्ट 1 में हमने इन सभी टॉपिक को देखा जिसमें हमने बिल्कुल जीरो लेवल से इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग से उठाया था। फिर उसके बाद यहाँ पर ये पार्ट 2 में हमने इन सभी टॉपिक को समझा, पार्ट 3 और इसी तरीके से पार्ट 4 में हमने पाइथन का NumPy मॉड्यूल जो है वो समझ लिया है। अब बारी है यहाँ पर कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस और MCQ क्वेश्चन जो कि आपके लिए ज़रूरी हैं किसी भी एग्जाम के लिए। तो यहाँ पर हम आने वाले जो 2 वीडियोस होंगे 2 से 3 उसमें हम कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन की बात करेंगे। जैसा कि यहाँ पर बात करें तो पार्ट 5 में यहाँ पर आप देख सकते हैं हम इन सभी प्रोग्राम को इस वीडियो में समझने वाले हैं। यहाँ पर लगभग 27 प्रोग्राम है यहाँ पर, ठीक है। ये 10 प्रोग्राम हो गए, फिर उसके बाद यहाँ पर ये हैं और फिर उसके बाद लास्ट यहाँ पर ये 27, ठीक है। टोटल 27 प्रोग्राम है जो कि पाइथन से रिलेटेड है। इन सभी को हम सॉल्व करने वाले हैं और इसके जो कोड हैं, ठीक है, इसका जो कोड होगा ये भी आपको हम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। हमने बता रखा है ऑलरेडी कहाँ से नोट्स वगैरह डाउनलोड करने हैं, वहीं से इन सभी प्रोग्राम के जो कोड है, इनका जो सोल्यूशन है वो आपको PDF फॉर्म में मिल जाएगा। आप आराम से डाउनलोड कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो हम इस वीडियो में यानी पार्ट 5 में इन सभी प्रोग्राम को डिस्कस करने वाले हैं कि इसमें क्या क्या है और किस तरीके से हमें प्रोग्राम जो है वो बनाना है, लॉजिक किस तरीके से हम बिल्ड करते हैं। और अगर आप ये 27 प्रोग्राम समझ लेते हैं और अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं तो आप ये मान के चलिए कि पाइथन में आप अच्छी खासी पकड़ बना चुके हैं। और फिर आने वाले वीडियोस में यानी पार्ट 6 और पार्ट 7 में हम इस पर बेस्ड MCQ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले प्रोग्राम की। तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं पाइथन के कुछ इंपॉर्टेंट प्रोग्राम के बारे में जो कि O लेवल M3 R5 के प्रैक्टिकल पोर्शन में पूछे जा सकते हैं। इसका जो एग्जाम होगा उसमें प्रैक्टिकल पोर्शन में इंपॉर्टेंट प्रोग्राम पूछे जा सकते हैं। तो उन्हीं पर यहाँ पर हम बात करेंगे आज इस वीडियो में। तो उसकी जो PDF है वो हमने वेबसाइट पर ऑलरेडी अपलोड कर दी है। तो यहाँ पर चलिए चलते हैं वेबसाइट पर और उसे डाउनलोड करते हैं। तो यहाँ पर वेबसाइट के बारे में आपको पहले से पता है, upcsyoutube.com इस वेबसाइट में जाना है, फिर उसके बाद नोट्स में जाना है। यहाँ पर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो O लेवल स्टडी मटेरियल, इसे आपको ओपन करना है, इस फोल्डर को, और इसमें आपको M1 M2 M3 सारे नोट्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पर बिल्कुल लास्ट में आएंगे क्योंकि अभी M3 R5 का ही पोर्शन इसमें है, M4 का नहीं है। तो यहाँ पर M3 R5 पोर्शन में ये आप देख सकते हैं O लेवल M3 R5 पाइथन ऑल इंपॉर्टेंट प्रोग्राम। तो यहाँ पर हम इसे डाउनलोड कर लेते हैं। तो ये PDF जस्ट सेकंड में डाउनलोड हो जाएगी। तो यहाँ पर ये डाउनलोड हो चुकी है। इसे हम डेस्कटॉप पर रख लेते हैं, कट कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये आपकी PDF है जहाँ पर आपको पाइथन से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट प्रोग्राम की लिस्ट मिल जाएगी। यहाँ पर 29+ प्रोग्राम है। नीचे यहाँ पर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर प्रोग्राम और उसका आउटपुट दोनों चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गई हैं। प्रोग्राम भी है और उसका आउटपुट भी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप आसानी से समझ सकते हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर जो आपके ये प्रोग्राम है ये आपको तभी समझ में आएंगे जब आपने लेक्चर नंबर 1 से लेकर के लेक्चर नंबर 61 तक सारे लेक्चर कंप्लीट किए होंगे। क्योंकि जब आपका सिलेबस कंप्लीट होगा प्रोग्राम आपको तभी समझ में आएंगे। क्योंकि यहाँ पर हम हर एक प्रोग्राम को डिटेल में बहुत ज़्यादा कवर नहीं करेंगे, बस यहाँ पर हम इसके सिर्फ सिंटैक्स को और इसके फॉर्मूले को समझेंगे कि ये प्रोग्राम कैसे काम कर रहा है। बाकी यहाँ पर अगर बात करें सिंटैक्स की, पाइथन में फिल्स फंक्शन क्या है, रिकर्सिव फंक्शन क्या है, तो ये सब हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा पहला प्रोग्राम है राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट ऑल आर्मस्ट्रांग नंबर इन अ गिवन रेंज, ठीक है। तो देखिए इसमें से कुछ ऐसे प्रोग्राम है जिन्हें हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो यहाँ पर जो हमारा पहला क्वेश्चन है आर्मस्ट्रांग नंबर का, इसे हम कंप्लीट कर चुके हैं। फिबोनाची सीक्वेंस, इसे भी हम कंप्लीट कर चुके हैं, इसे हमने एक्सप्लेन किया है। प्राइम नंबर को चेक करने के लिए फैक्टोरियल हो गया, लीप ईयर हो गया। तो इन सभी प्रोग्राम को यहाँ पर हम डिटेल में कवर कर चुके हैं। आप देख सकते हैं पाइथन की प्लेलिस्ट में यहाँ पर लेक्चर नंबर 28 से, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये हमने फैक्टोरियल नंबर यहाँ पर बताया है लेक्चर नंबर 28 में। यहाँ पर हमने इंटीजर नंबर को रिवर्स करना बताया है लेक्चर नंबर 29 में। और इसी तरह से यहाँ पर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो इसमें हमने कई सारे प्रोग्राम पहले ही डिस्कस कर लिए हैं। लीप ईयर को चेक करना हो गया, प्राइम नंबर को चेक करना हो गया, आर्मस्ट्रांग को चेक करना हो गया, ठीक है, आर्मस्ट्रांग नंबर को। तो ये यहाँ से आप देख सकते हैं प्रीवियस वीडियो, ठीक है। यहाँ पर हमें दोबारा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ये आपके फिबोनाची सीक्वेंस हो गया, GCD कैलकुलेट करने के लिए हो गया। यहाँ पर ये बबल सॉर्ट यानी कि लिस्ट को सॉर्ट कैसे करते हैं बबल सॉर्ट मेथड का यूज करके, ये भी यहाँ पर हमने देखा है, ठीक है। तो ये यहाँ से आप देख सकते हैं ये वीडियो, ठीक है। तो ये प्रोग्राम हम दोबारा एक्सप्लेन नहीं करने वाले, जो इसमें न्यू प्रोग्राम है उन पर बात करते हैं। तो यहाँ पर पैलिंड्रोम नंबर की बात करते हैं, ठीक है। पैलिंड्रोम नंबर को हमने देखा नहीं है, हालांकि पैलिंड्रोम नंबर काफ़ी ईजी है ये प्रोग्राम। यहाँ पर प्रोग्राम नंबर 7। तो यहाँ पर पैलिंड्रोम नंबर होते क्या है पहले तो हम ये समझ लेते हैं। देखिए ऐसा कोई नंबर जिसका जो रिवर्स करने के बाद अगर वो ओरिजिनल नंबर के बराबर होता है वो पैलिंड्रोम नंबर होता है। जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें 153 की, ठीक है, तो 153 अगर इसको हम रिवर्स करें तो इसका रिवर्स क्या होगा 351। वैसे तो हम फार्मूले से रिवर्स करेंगे, फिलहाल अभी यहाँ पर हमने ऐसे रिवर्स कर दिया। तो इसका रिवर्स क्या होगा 153 का 351। तो यहाँ पर ये हमारा रिवर्स नंबर है, ठीक है, ये क्या है रिवर्स नंबर, और ये हमारा क्या है, ये हमारा ओरिजिनल नंबर है, ठीक है। तो अब इन दोनों को अगर हम चेक करेंगे क्या ये दोनों इक्वल
इक्वल है, तो अगर ये इक्वल है तो ये हमारा पैलिंड्रोम नंबर होगा, और अगर ये इक्वल नहीं है तो ये हमारा पैलिंड्रोम नंबर नहीं होगा। सिंपल है, ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ पर हमें क्या करना है, सिर्फ इंटीजर नंबर को रिवर्स करना है, यही मेन मेथड है। बाकी रिवर्स करने के बाद जब हम उसे वेरिएबल में स्टोर करेंगे तो उसको ओरिजिनल नंबर से यहाँ पर हम चेक कर लेंगे, अगर इक्वल होते हैं तो नंबर इज पैलिंड्रोम, वरना नहीं है, ठीक है। तो इंटीजर को रिवर्स कैसे करते हैं ये हमने देख लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर वही सेम चीज़ है, यहाँ पर क्या किया गया, यूजर से इनपुट लिया गया नंबर में, तो नंबर में हमें यूजर से इनपुट मिल गया। जैसे यहाँ पर हमने ले लिया 151 एग्जाम्पल के लिए, तो 151 का रिवर्स क्या होता है, 151 का रिवर्स 151 ही होगा। तो यहाँ पर ये जो 151 है ये एक पैलिंड्रोम नंबर है, ठीक है। यहाँ पर नीचे आप इसका आउटपुट भी देख सकते हैं 565, ठीक है। ये नंबर क्या है, एक पैलिंड्रोम नंबर है, तो यहाँ पर ये पैलिंड्रोम नंबर बता रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद अगला प्रोग्राम है राइट अ प्रोग्राम टू मल्टीप्लाई टू नंबर बाय रिपीटेड एडिशन। एग्जाम्पल यहाँ पर अगर 5 × 6, ठीक है। नॉर्मली आपको पता है कि 5 × 6 कितना होता है, 30 होता है, क्लियर है। लेकिन यहाँ पर अगर हम 5 को 6 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तब तो 30 होगा, बट यहाँ पर हमें क्या करना है कि रिपीटेड एडिशन करना है, ठीक है। मल्टीप्लाई करना है बट रिपीटेड एडिशन से करना है। अब ये क्या होता है, तो देखिए अगर 5 × 6 है और इसे हमें रिपीटेड एडिशन के थ्रू यहाँ पर सॉल्व करना हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 5 × 6 को यानी कि हम क्या करेंगे 5 + 5 + 5, ठीक है, ये 6 टाइम करेंगे इस तरीके से, तभी तो इसका रिजल्ट क्या होगा, सेम ही होगा ना, 5 + 5 + 5 6 टाइम। तो यहाँ पर इसे हम टोटल करेंगे तो क्या होगा, 30 होगा। बिल्कुल वही सेम चीज़ है, हमें रिपीटेड एडिशन के साथ में यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करना है। तो 5 × 6 ना करके हम क्या करेंगे 5 + 5 + 5 + 5 कर देंगे। सिंपल सा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये इसका प्रोग्राम है, सिंपल सा प्रोग्राम है। यहाँ पर हमने दो नंबर लिए, यहाँ पर एक 5 और दूसरा 6, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है 5 × 6, तो इसका रिजल्ट क्या होगा 30 होगा, लेकिन यहाँ पर इसे हमें रिपीटेड एडिशन में करना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, टोटल में यहाँ पर 0 असाइन कर दिया और एक लूप चला दिया, ठीक है। लूप कैसे चलाया, फॉर i इन रेंज num2, num2 में क्या है 6 है, num2 में क्या है 6 है। तो यहाँ पर हमने स्टॉप वैल्यू क्या रखी 6, तो i में फर्स्ट टाइम में क्या आएगा 0, i में क्या आएगा फर्स्ट टाइम में 0 आएगा। और ये लूप कितनी बार चलेगा, 0 चलेगा, फिर 1 2 3 4 और 5 तक चलेगा, क्योंकि यहाँ पर 6 है, ये -1 तक चलता है, तो 0 से 5, ठीक है। तो ये लूप कितनी बार चलेगा, देखिए यहाँ पर लूप 6 बार चलेगा और हमें 6 बार चलाने की ही जरूरत है। और जितनी बार भी लूप चलेगा उसमें हम क्या करेंगे, जो नंबर 1 वाला है इसमें टोटल के साथ ऐड करते रहेंगे, यानी कि पहली बार में क्या होगा 5, दूसरी बार में क्या होगा 5 + 5, तीसरी बार में क्या होगा 5 + 5 + 5, और इस तरीके से जब यहाँ पर लूप हमारा 6 बार चलेगा तो यहाँ पर 6 टाइम 5 + 5 इस तरह से ऐड हो जाएंगे और वो वैल्यू हमें टोटल में मिलेगी। टोटल को हमने प्रिंट कर दिया, सिंपल सा प्रोग्राम है। तो यहाँ पर ये प्रोग्राम बिल्कुल ही सिंपल था। अगर आपने पूरा सिलेबस कंप्लीट किया है, पाइथन का सारे लेक्चर देखे हैं, तो यहाँ पर ये आपको तुरंत समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पर हम ये सब छोटी छोटी चीज़ें पहले ही एक्सप्लेन कर चुके हैं, ठीक है। बस यहाँ पर आपको सिर्फ लॉजिक बिल्डिंग यहाँ पर हमें बताना है और आप प्रोग्राम बना सकते हैं। फिर उसके बाद इसी प्रोग्राम को हमने रिकर्सन मेथड से भी बताया है, तो यहाँ पर आप इसको भी देख लें क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है। और यहाँ पर रिकर्सन मेथड को भी हमने एक्सप्लेन किया है। अगर आपने रिकर्सन को अच्छे से समझा है तो यहाँ पर ये आपको समझ में आ गया होगा कि रिकर्सन कैसे काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपना इसको देखें, समझें, समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नीचे यहाँ पर ये इसका आउटपुट है, ठीक है। फिर नीचे यहाँ पर स्क्रॉल करते हैं, अगला है यहाँ पर जीसीडी कैलकुलेट करने के लिए। तो इसके बारे में भी हम पूरा डिटेल में समझ चुके हैं, जैसा कि हमने दिखाया था। हमने यहाँ पर जीसीडी कैलकुलेट करने के लिए लेक्चर नंबर 38 में बताया है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। वापस आते हैं पीडीएफ की तरफ। फिर उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला प्रोग्राम है, यहाँ पर दो वेरिएबल की वैल्यू को आपस में एक्सचेंज करना है। तो ये भी हम देख चुके हैं, ठीक है। इसके लिए हमें क्या करना है, एक्स और वाई, ये दो हमारे पास वेरिएबल है जिसमें 25 और 36 है। अगर इन दोनों की वैल्यू चेंज करनी है तो हमें टेम्परेरी वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी, और एक्स की जो वैल्यू है टेम्परेरी में डाल ली, फिर वाई को एक्स में कॉपी कर दिया और जो टेम्परेरी में था वो हमने वाई में ले लिया। तो इस तरह से दोनों वेरिएबल की वैल्यू जो है वो आपस में एक्सचेंज हो जाएगी, ठीक है। बाकी इसको हम बिना टेम्परेरी वेरिएबल के भी कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर इसे आपको हम बता देते हैं, ये हमने अभी नहीं बताया है अभी तक। तो यहाँ पर हमने x, y, ठीक है, या फिर x = 5 और y = 9 कर दिया। अभी हमें क्या करना है कि हमें 9 को, ठीक है, x में असाइन करना है और जो 5 है हमारा उसे y में डालना है, ठीक है। यानी दोनों वेरिएबल की वैल्यू चेंज करनी है। तो टेम्परेरी वेरिएबल का यूज करके तो हम तुरंत कर सकते हैं। यहाँ पर बिना टेम्परेरी वेरिएबल का यूज किए भी हम दोनों की वैल्यू चेंज कर सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, x, y, ठीक है। यहाँ पर सिंगल 1 लाइन स्टेटमेंट लिखेंगे तभी ये पॉसिबल है। तो यहाँ पर x, y = हम क्या करेंगे y, x कर देंगे। तो इससे क्या होगा, इससे जो y की वैल्यू है, आपको पता है कि यहाँ पर हम एक साथ दो वेरिएबल में वैल्यू असाइन कर रहे हैं, y की वैल्यू x में जाएगी और x की वैल्यू y में जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे होगा, ठीक है। देखिए नॉर्मली क्या होता है कि यहाँ पर अगर हम अलग अलग लाइन में करते हैं, जैसे हमने क्या कर दिया, यहाँ पर हमने कर दिया x = y, क्लियर है, और यहाँ पर हमने नेक्स्ट लाइन में क्या कर दिया, y = x। तो इस कंडीशन में यहाँ पर गड़बड़ हो सकती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर x में क्या था 5, यहाँ पर क्या था y में 9,
9। फिर यहाँ पर y में क्या था, देखिए पहले यहाँ पर करंट टाइम में y में क्या है, करंट टाइम में y में 9 है, ठीक है, क्योंकि ऊपर भी 9 था। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 9, क्योंकि y को हम x में असाइन कर रहे हैं, ध्यान से समझना। तो x में क्या असाइन हो गया, 9, ठीक है, क्लियर है। अब चूंकि x में यहाँ पर इस लाइन में ऑलरेडी 9 हो चुका है, तो यहाँ पर अगर हम नेक्स्ट टाइम फिर से करेंगे y इज इक्वल टू एक्स, यानी कि x में जो कि ऑलरेडी 9 है, तो यहाँ पर जो x में 9 है वही y में भी चला जाएगा 9, तो यहाँ पर y की वैल्यू भी 9 ही हो जाएगी इस तरीके से, ठीक है। लेकिन इस तरीके से नहीं होगा, इसमें क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये सिंगल लाइन यानी वन लाइन स्टेटमेंट है। तो इसमें क्या होता है कि इक्वल टू के साइड में जो दो वेरिएबल है इसकी वैल्यू को पहले रीड किया जाता है, क्योंकि ये राइट टू लेफ्ट काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि राइट की ये दोनों वैल्यू को रीड करेगा और लेफ्ट में ये सिंगल सिंगल अलग अलग यहाँ पर असाइन कर देगा। y की वैल्यू x में जाएगी और x की वैल्यू y में जाएगी। तो अगर यहाँ पर अभी हम इन दोनों को डिलीट कर देते हैं, ठीक है, ध्यान से समझना। तो यहाँ पर y में क्या है, करंट टाइम में y में 9 है और x में क्या है, x में 5 है। तो यहाँ पर जब प्रोग्राम रन होगा तो ये राइट टू लेफ्ट चलेगा, जिससे y में ये क्या रीड करेगा कि 9 है और x में क्या रीड करेगा कि 5 है। तो यहाँ पर ये जो फर्स्ट वाली वैल्यू है ये फर्स्ट वेरिएबल में असाइन कर देगा, यानी कि 9 को x में असाइन कर देगा, और जो सेकंड वैल्यू है जो कि 5 है वो यहाँ पर y में असाइन कर देगा, ठीक है, बात समझ में आ गई। लेकिन जब ये इन दोनों को हम अलग अलग लाइन में असाइन करते हैं तो यहाँ पर हमें टेम्परेरी वेरिएबल की जरूरत पड़ती है, क्लियर है, बात समझ में आ गई होगी। तो इस तरीके से हम बिना टेम्परेरी वेरिएबल का यूज किए भी कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। बाकी इसको अगर आप प्रिंट करके देखना चाहें तो देख सकते हैं, यहाँ पर x को प्रिंट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 9 मिलेगा, ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। तो इस तरीके से हम दो वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर सकते हैं विदाउट टेम्परेरी वेरिएबल यूज करके और टेम्परेरी वेरिएबल यूज करके, दोनों चीजें समझ ली। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रोग्राम यहाँ पर हमारा है डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि नंबर सिस्टम क्या होता है, यानी डेसिमल नंबर क्या होते हैं, बाइनरी क्या होते हैं, और उसको हम कॉपी पर नॉर्मली कैसे कन्वर्ट करते हैं। वो चीजें जब आपको समझ में आएंगी तो यहाँ पर आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि ये प्रोग्राम कैसे काम कर रहा है। क्योंकि यहाँ पर हमने इसको रिकर्सन मेथड से किया है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको रिकर्सन कैसे काम करता है ये पता होना चाहिए, और दूसरी चीज डेसिमल क्या होता है, बाइनरी क्या होता है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, कन्वर्ट करना आना चाहिए। फिर जब दोनों चीजें आपको आएंगे तो दोनों को जब आप कंबाइन करेंगे तो यहाँ पर ये प्रोग्राम भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये देखिए हम रिकर्सन को भी समझ चुके हैं और नंबर सिस्टम को भी हम समझ चुके हैं M1R5 में, ठीक है। ओ लेवल का जो M1R5 पेपर था उसमें हमने बाइनरी को समझा था, ठीक है, बाइनरी नंबर सिस्टम के बारे में हमने पूरा पढ़ा था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप यूट्यूब पे सर्च करके देख सकते हैं, क्योंकि ये जरूरी है, इससे रिलेटेड जो आपके प्रोग्राम है वो पूछे जा सकते हैं, क्योंकि जितने भी प्रोग्राम हैं ये सारे इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। अगला प्रोग्राम यहाँ पर है बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए भी हमारा प्रोग्राम है, जिसमें हमने यहाँ पर फंक्शन भी यूज़ किया है और लूप का यूज़ किया है। यहाँ पर रिकर्सन का यूज़ नहीं किया, ध्यान रखना, यहाँ पर रिकर्सिव फंक्शन हमने यूज़ नहीं किया है। नॉर्मली नॉर्मल फंक्शन है जो कि यहाँ पर बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करेगा। अब बाइनरी नंबर को डेसिमल में कैसे करते हैं जब आपको पता होगा तो ये भी समझ में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये सारी चीज़ें लूप वगैरह तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला प्रोग्राम है राइट अ प्रोग्राम टू बबल सॉर्ट। तो इसके बारे में हमने पहले ही वीडियो बना रखा है बबल सॉर्ट के बारे में, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने अभी आपको बताया था लेक्चर नंबर 35 में यहाँ पर इस प्रोग्राम को हमने एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप अच्छी तरीके से समझ लें, क्योंकि ये जरूरी है, प्रैक्टिकल में आपसे पूछी जा सकती है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, जिसमें हमें क्या करना है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के एलिमेंट को प्रिंट करना है। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट एलिमेंट ऑफ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो पहले यहाँ पर हमें देखना है कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती क्या है, फिर उसके एलिमेंट को हम कैसे प्रिंट करेंगे, उसका क्या प्रोग्राम होगा, उसे समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 में यहाँ पर ये बताया गया है। तो मैट्रिक्स क्या होती है ये आपको पता होगा, नमपाई जब हमने पढ़ा है तो वहाँ पर हमने 1D एरे 2D एरे हम यहाँ पर समझ चुके हैं, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर जो मैट नाम का यहाँ पर हमने एक वेरिएबल लिया है, ये एक लिस्ट टाइप का वेरिएबल है, क्योंकि यहाँ पर हमने नमपाई इंपोर्ट नहीं किया, ठीक है। ये नमपाई की एरे नहीं है बल्कि लिस्ट है, लेकिन ये 2 डायमेंशन है, ठीक है, 2 डायमेंशन यानी कि लिस्ट के अंदर लिस्ट है। तो यहाँ पर ये लिस्ट हमारी मेन है और उसके अंदर ये हमारी लिस्ट है, क्लियर है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये एक 2D एरे है एक तरीके से, ठीक है। तो ये जो 2D एरे है ये एक स्क्वायर एरे है। स्क्वायर का मतलब कि यहाँ पर जितने इसमें रो हैं उतने ही कॉलम हैं, और यहाँ पर अगर हमें अपर ट्रायंगुलर प्रिंट करना है या लोअर ट्रायंगुलर प्रिंट करना है तो उसके लिए जो हमारी मैट्रिक्स होनी चाहिए वो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। स्क्वायर का मतलब कि हमारी जो मैट्रिक्स है, ठीक है, वो 3x3 की होनी चाहिए या 2x2 की होनी चाहिए या 4x4 की होनी चाहिए, यानी जितने उसमें रो हैं उतने ही कॉलम होने चाहिए। बात समझ में आ गई। तो इसमें 1 2 3 रो हैं और 1 2 3 कॉलम भी हैं, तो ये हमारी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। तो ये हमारी मैट्रिक्स होगी जो कि हमने मैट नाम के वेरिएबल में लिया है। फिर हमने यहाँ पर 2 वेरिएबल
बनाए रो एंड कॉलम, तो यहाँ पर हमने दोनों में वैल्यू असाइन कर दी 3, क्योंकि यहाँ पर हमारी जो मैट्रिक्स है वो 3 × 3 की है। तो यहाँ पर हमने बताया कि इसमें रो भी 3 है और कॉलम भी 3 ही है। तो यहाँ पर हमने रो और कॉल यहाँ पर दो वेरिएबल लिए जिसमें दोनों की वैल्यू जो है वो 3 ही हमने असाइन कर दी। फिर उसके बाद हमने सिंपल एक प्रिंट स्टेटमेंट से यहाँ पर हमने एक स्ट्रिंग प्रिंट की है। फिर यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है प्रोग्राम, जहाँ से हमारा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का जो पार्ट है वो प्रिंट होगा। अब पहले तो समझ लेते हैं थोड़ा सा कि अपर ट्रायंगुलर होता क्या है। तो देखिए, जो हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है उसमें मेन हमारा जो सेंटर में होता है वो होता है डायगोनल, मेन डायगोनल, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें इसमें इस स्क्वायर मैट्रिक्स में, तो इसका जो मेन डायगोनल है वो है 1, 5 और 9, ठीक है। इस तरीके से 1, 5 और 9। तो यहाँ पर 1, 5, 9 के ऊपर का जो पोर्शन है, ठीक है, इस तरीके से ये हमारा जो ऊपर का पोर्शन बनता है ये इतना, ये कहलाता है हमारा अपर ट्रायंगुलर। ये क्या कहलाता है? अपर ट्रायंगुलर। और जो नीचे का है ये लोअर ट्रायंगुलर कहलाता है। क्लियर है? तो हमें अपर ट्रायंगुलर के जो एलिमेंट है उसे प्रिंट करना है। सिंपल है। तो अपर ट्रायंगुलर में क्या आ जाएगा? देखिए 1, 5, 9 के ऊपर का सारा, यानी कि 1, 2, 3 भी आ जाएगा, 5, 6 आ जाएगा और 9 आ जाएगा। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। क्या आ जाएगा? 1, 2, 3 भी आ जाएगा, 5, 6 आ जाएगा और 9 आ जाएगा। और बात करें लोअर की, तो लोअर में भी ये जो हमारा मेन डायगोनल होता है यानी 1, 5, 9 ये भी आएगा। यानी हमारा फिर क्या आएगा? हमारा 1 आएगा, फिर 4, 5 आएगा और 7, 8, 9 आएगा। अगर बात करें हम लोअर ट्रायंगुलर की, इतना पार्ट आएगा। और अपर ट्रायंगुलर में ये सेम पार्ट इतना आ जाएगा ऊपर का। तो हमारा जो मेन डायगोनल सेंटर पॉइंट होता है ये भी आता है, चाहे वो अपर में हो या लोअर में हो। बात समझ में आ गई। लेकिन अगर हम डायगोनल ही चेंज कर दें तो वो अलग बात है। फिलहाल यहाँ पर हमें क्या करना है? मेन डायगोनल से अपर ट्रायंगुलर के एलिमेंट को प्रिंट करना है। तो हमें क्या प्रिंट करना है? 1, 2, 3 प्रिंट करना है, फिर उसके बाद हमारा 5 और 6 प्रिंट करना है और फिर हमारा 9 प्रिंट होगा। तो ये एलिमेंट हमें प्रिंट करने हैं। तो हमें इसके लिए क्या कोड लिखना है? सिंपल है। तो कुल मिला के यहाँ पर हमारी जो कंडीशन है वो किस तरह से होनी चाहिए कि यहाँ पर जो हमारी फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो यानी कि जो 0 इंडेक्स पर है उसके सारे एलिमेंट प्रिंट होने चाहिए। जो यहाँ पर फर्स्ट इंडेक्स पर है यानी कि सेकंड रो जो कि फर्स्ट इंडेक्स पर है उसका फर्स्ट एलिमेंट छोड़ देना है, बाकी 2 प्रिंट करने हैं। और जो सेकंड एलिमेंट पर हमारी थर्ड रो है इसके 2 एलिमेंट छोड़ने हैं और लास्ट वाला प्रिंट करना है। लास्ट वाला इसके बाद या फिर इसके बाद जो भी हो, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर इसके लिए हमें कोड लिखना है। तो रो और कॉलम यहाँ पर सबसे पहले हम चेक कर लेंगे कि ये स्क्वायर है कि नहीं। तो रो इज इक्वल टू कॉलम चेक करेंगे तो हाँ ये स्क्वायर है, क्योंकि हमने ऑलरेडी रो और कॉलम की वैल्यू 3 ही रखी है। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। और अगर बाई चांस नहीं होती है तो एल्स पार्ट चलेगा जिसमें बताएगा नॉट अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। फिलहाल तो यहाँ पर इफ एल्स से कोई मतलब नहीं है खास, क्योंकि यहाँ पर हमने दोनों की वैल्यू 3 ही असाइन की है। तो हम इफ एल्स नहीं भी लगाएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर यूजर से इनपुट लेते हैं तो यहाँ पर हम रो और कॉलम में अलग अलग 2 इनपुट लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर इफ कंडीशन लगा के हम चेक करेंगे कि रो और कॉलम बराबर है या नहीं। फिर यहाँ पर हमारे 2 लूप हैं, नेस्टेड लूप है यहाँ पर। तो यहाँ पर रो में क्या है? रो में यहाँ पर असाइन किया गया है 3 और कॉलम में भी क्या असाइन किया गया है 3। तो यहाँ पर जो एक्सटर्नल यानी बाहर वाला लूप है 0, 1 और 2 चलेगा और ये वाला लूप भी 0, 1 और 2 चलेगा, यानी 3 बार चलेंगे, ठीक है। जब यहाँ पर नेस्टेड लूप चलेगा तो आपको पता है कि जे की वैल्यू 0 होगी, आई की वैल्यू भी 0 होगी। तो यहाँ पर 0, 0 होगा तो जे ग्रेटर देन इक्वल टू आई, जो कि यहाँ पर कंडीशन ट्रू होगी। क्यों होगी? क्योंकि जो जे की वैल्यू 0 है ये आई से ग्रेटर तो नहीं है, लेकिन इक्वल टू का साइन भी यूज किया तो इक्वल है। तो इस वजह से यहाँ पर क्या प्रिंट हो जाएगा? देखिए मैट जो कि हमारी यहाँ पर लिस्ट है, तो चूंकि ये 2 डायमेंशन है तो हमें यहाँ पर 2 डायमेंशन इंडेक्सिंग यूज करनी पड़ेगी। तो आई और फिर उसके बाद जे। आई में क्या है? ये रो है, तो यहाँ पर आई क्या है? रो, जो कि 0 है, और जे क्या है? 0 है। फर्स्ट टाइम में ये भी 0 ही है। तो यहाँ पर मैट 0, 0 पोजीशन का जो एलिमेंट है 1 है वो प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम लूप चलेगा तो इनर लूप ही चलेगा, जब तक इनर समाप्त नहीं होगा तब तक ये आउटर लूप में नहीं जाएगा। आपको पता है, ठीक है। लूप के बारे में हम समझा चुके हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर नेक्स्ट टाइम में यहाँ पर क्या होगा कि हमारी जो आई की वैल्यू है वो 0 ही रहेगी, लेकिन जो जे की वैल्यू है वो 1 हो चुकी होगी। तो अब यहाँ पर जो 1 है यानी कि जे, तो ये आई से ग्रेटर है, तो अभी भी यहाँ पर हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि जे की वैल्यू चेंज हो जाएगी, यानी आई 0 है और जे में क्या है? 1 है। तो 0 और 1 इंडेक्स का यानी कि ये हमारा 2 प्रिंट होगा। 1 पहले ही प्रिंट हो चुका था, अब 2 प्रिंट होगा। फिर उसके बाद इसी तरीके से तीसरी बार लूप चलेगा, जे की वैल्यू 2 होगी जो कि आई से ग्रेटर होगी, तो हमारा ये वाला एलिमेंट भी 3 जो है वो प्रिंट हो जाएगा। अब यहाँ पर ये लूप नहीं चलेगा क्योंकि इसमें कॉलम की वैल्यू 3 है, तो ये 0, 1, 2 3 ही बार लूप चलेगा। अब आउटर लूप चलेगा तो आई की वैल्यू बढ़ेगी और आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो जब आई की वैल्यू 1 होगी तो ये कंडीशन फर्स्ट टाइम में सेटिस्फाई नहीं होगी, क्योंकि 0 जे की वैल्यू क्या हो चुकी होगी? 0, क्योंकि यहाँ पर ये लूप रीस्टार्ट हुआ है। तो जे की वैल्यू यहाँ पर क्या है? जे की वैल्यू 0 है और आई की वैल्यू 1 है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। तो कुछ नहीं होगा, सिर्फ लूप घूमेगा। तो इस तरीके से हमारा जो 4 है वो स्किप हो जाएगा, प्रिंट नहीं होगा। नेक्स्ट टाइम फिर क्या होगा? जे की वैल्यू 1 होगी, आई की वैल्यू भी 1 ही है, तो दोनों 1 है, तो यहाँ पर इक्वल लगा है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी और हमारा 5 प्रिंट होगा। फिर उसके बाद 6 प्रिंट होगा और 1 और 2 और 3 तो पहले ही प्रिंट हो चुका था। और इस तरीके से जब नेक्स्ट टाइम लूप चलेगा तो आई की वैल्यू और बढ़ चुकी होगी, जिसकी वजह से लास्ट में हमारा केवल 9 ही प्रिंट होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर हम एक मैट्रिक्स से अपर ट्रायंगुलर एलिमेंट को प्रिंट कर सकते हैं। नीचे यहाँ पर इसका आउटपुट भी आप देख सकते हैं और ये प्रोग्राम आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। कुछ नया
नया नहीं है, बस यहाँ पर आपको यही समझना था कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती क्या है, जो कि हमने आपको बता दी। फिर यहाँ पर बात करते हैं अगला जो हमारा प्रोग्राम है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें एक पैटर्न बनाना है हार्ट शेप में, ठीक है। तो जैसे हमारा मान लेते हैं कि नॉर्मली आपको कहा जाए कि एक स्क्वायर पैटर्न बनाओ, तो स्क्वायर के लिए जैसे यहाँ पर हमने 3 रो यानी 3 स्टार ले लिए और ये इस तरीके से, तो ये हमारा क्या होगा, एक स्क्वायर पैटर्न हो गया। तो इसके लिए हमें नेस्टेड लूप की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, नेस्टेड लूप की जरूरत पड़ेगी। जो एक लूप क्या करेगा कि लाइन चेंज करेगा और जो अंदर वाला इनर लूप है वो क्या करेगा, एलिमेंट को प्रिंट करने का काम करेगा। लेकिन यहाँ पर तो हमें हार्ट पैटर्न बनाना है, तो उसके लिए हमें क्या करना है कि इसकी जो कंडीशन है वो थोड़ा सा अलग रहेगी। और एक चीज़ यहाँ पर इस पैटर्न में हमने एक्चुअल में हार्ट ही यूज किया है, तो ये कैसे प्रिंट करेंगे इसके बारे में भी बताएंगे। फिलहाल आप चाहें तो यहाँ पर स्टार का साइन भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये इसकी वजह से प्रिंट हो रहा है। हमें क्या करना है, इस कैरेक्टर का जो यूनिकोड है वो ले लेना है बस, ठीक है। तो यूनिकोड डाल देंगे तो ये प्रिंट हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आपको ये दिखा देते हैं कैसे करना है। ये आपको मतलब यूनिकोड कैरेक्टर कहाँ से मिलेगा, ये आपको गूगल से मिलेगा। गूगल पे यहाँ पर आप सर्च कीजिए यूनिकोड इमोजी, इस टाइप से आप टाइप करेंगे तो यहाँ पर आपको फर्स्ट वेबसाइट मिलेगी unicode.org। इसे आप ओपन कर लें तो यहाँ पर आपको बहुत सारे यूनिकोड कैरेक्टर मिल जाएंगे, यानी इमोजी के यूनिकोड कैरेक्टर मिलेंगे। यहाँ पर आप नीचे इसमें स्क्रॉल करेंगे तो इसमें आपको बहुत सारे मिल जाएंगे हार्ट, इसमें आपको हार्ट शेप और अलग अलग फ्लावर वगैरह ये सारे इमोजी आपको मिल जाएंगे। तो जैसे मान लेते हैं कि इस इमोजी को हमें प्रिंट करना है, तो इसका जो कोड है, यूनिकोड है, वो यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, ठीक है। सभी इमोजी या सभी कैरेक्टर का यूनिकोड यहाँ पर दिया गया है। तो इसे हमें यहाँ पर नोट कर लेना है या फिर आप इसे कॉपी कर लें। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पर हमने कॉपी किया। तो ये हमारा यूनिकोड जो कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन इसमें हमें कुछ चेंजेस करने, हमें क्या करना है, प्लस के साइन की जगह पर यहाँ पर हमें 000 यूज करना। ध्यान रखना क्या यूज करना है, 000, सिर्फ प्लस के साइन की जगह 000 और कुछ नहीं, ठीक है, और कोई चेंजेस नहीं। और इसके आगे यहाँ पर हमें स्लैश यूज करना है, ठीक है। स्टार्टिंग में हमें यहाँ पर स्लैश यूज करना है। बस हो गया, हमारा बन गया। इसे कॉपी करते हैं। अब इस तरीके से कोई भी यूनिकोड हो आप काम कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर इसे आपको हम प्रिंट करके दिखा देते हैं। देखिए वही है, बस यहाँ पर प्लस के साइन की जगह हमने 000 और एक स्लैश यहाँ पर ऐड कर लिया। इसे सेव करते हैं, यहाँ पर रन करेंगे तो आप देख सकते हैं ये इमोजी हमारा प्रिंट हो रहा है जो वहाँ से हमने लिया था, ठीक है। और उसी वेबसाइट में आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो हार्ट शेप जो है इसका भी यूनिकोड आपको मिल जाएगा, ठीक है। या फिर आप इसी को टाइप कर ले एज इट इज़, ठीक है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर अब हम समझते हैं कि ये प्रिंट कैसे हो रहा है, इसका यहाँ पर लॉजिक समझते हैं कि ये कोड काम कैसे कर रहा है। तो यहाँ पर हार्ट शेप को बनाने के लिए इसमें जो है 4 कंडीशन दी गई हैं, 1, 2, 3 और 4, ठीक है। बीच बीच में यहाँ पर और ऑपरेटर यूज किया गया है। तो इससे क्या होगा कि इन चारों कंडीशन में से कोई एक कंडीशन अगर ट्रू होती है तो ये वाली स्टेटमेंट रन होगी, जिससे हमारा जो हार्ट पैटर्न यानी हार्ट शेप है वो प्रिंट होगा। और जो एंड होगी, लाइन एंड होगी, वो ब्लैंक से होगी, यानी कि न्यू लाइन में नहीं जाएगा। और अगर इसमें से कोई भी कंडीशन यहाँ पर नहीं चलती है तो एल्स पार्ट चलेगा, जिससे क्या होगा, स्पेस प्रिंट होगा। क्या प्रिंट होगा, स्पेस प्रिंट होगा, ठीक है। और इसमें चूंकि नेस्टेड लूप यूज किया गया है तो यहाँ पर ये फॉर लूप और ये दूसरा फॉर लूप, तो जब ये दूसरा फॉर लूप खत्म हो जाएगा तो इसका मतलब एक रो कंप्लीट हो गई। तो इस लूप से जब हम बाहर आएंगे तो यहाँ पर हमने एक प्रिंट स्टेटमेंट रखा है ब्लैंक, यानी कि ये क्या करेगा, न्यू लाइन प्रिंट करेगा। तो हम एक रो से दूसरी रो में शिफ्ट हो जाएंगे, क्लियर है। तो ये वाला जो प्रिंट स्टेटमेंट है ये आउटर वाला जो लूप है इसके अंदर लिखा गया, ठीक है। इनर वाला जो लूप है इससे बाहर है। आई थिंक यहाँ पर आप ये समझ चुके होंगे, ठीक है। लूप वगैरह के बारे में हम अच्छे समझ चुके हैं, इसमें हमने कई सारे एग्जांपल भी देखे हैं। तो बस यहाँ पर हमें ये कंडीशन केवल जो है ये समझनी है कि ये कंडीशन कैसे काम कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट वाली कंडीशन है ये फर्स्ट रो के लिए है, जो सेकंड वाली कंडीशन है ये सेकंड रो के लिए है, और जो थर्ड वाली कंडीशन है वो इस पार्ट के लिए, ठीक है। इतना जितना भी हमने सेलेक्ट कर रखा है इस पार्ट को प्रिंट करने के लिए है, और जो चौथी कंडीशन है वो इस वाले पार्ट को प्रिंट करने के लिए है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर क्या होगा कि इसमें रो यहाँ पर हमने 6x7 असाइन किया, यानी कि हमारी जो पैटर्न बनेगा वो 6x7 का बनेगा। इसमें 6 रो हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, और कॉलम इसमें कितने हैं, कॉलम इस तरीके से इसमें आप काउंट करेंगे तो 7 कॉलम आपको इसमें मिलेंगे, ठीक है। 6x7 का यहाँ पर पैटर्न जो है ये हमारा बना हुआ है, और ये 4 हमारी कंडीशन है। अब यहाँ पर ये जो फर्स्ट वाले रो में यहाँ पर हार्ट प्रिंट हो रहे हैं, ये फर्स्ट वाली कंडीशन की वजह से प्रिंट हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले इसमें ब्लैंक स्पेस प्रिंट हुआ है, यानी कि एल्स पार्ट चला है, यानी कि इफ नहीं चला है, ठीक है। कैसे नहीं चला समझिए। तो यहाँ पर देखिए रो में क्या है, रो में यहाँ पर फर्स्ट टाइम में 0 है, और कॉलम में भी फर्स्ट टाइम में क्या है, 0 ही है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो रो इक्वल टू 0, क्या ये सही है, बिल्कुल हाँ ये ट्रू है। बट बीच में हमने एंड ऑपरेटर यूज किया, और आपको पता है कि एंड ऑपरेटर ये दोनों ऑपरेंड जब इसके ट्रू होंगे, यानी ये भी ट्रू होना चाहिए, ये भी ट्रू होना
होना चाहिए, तभी इसका जो फाइनल रिजल्ट होता है वो ट्रू ही होता है। तो हमारी ये वाली कंडीशन जो है ये तो ट्रू हो गई, बट ये वाली कंडीशन देखते हैं। तो इस कंडीशन में क्या बताया गया है कि कॉलन मॉड्यूलो 3, ठीक है। कॉलन में क्या है, कॉलन में अभी तो फिलहाल 0 है, तो यहाँ पर अगर हम करें 0 मॉड्यूलो 3 तो इसका जो रिजल्ट होगा वो 0 ही होगा, ठीक है। इसका जो रिमाइंडर यानी शेषफल बचेगा वो क्या होगा, 0 ही होगा। और हमने यहाँ पर कंडीशन क्या दे रखी है, नॉट इक्वल टू 0। अब चूंकि इसका रिजल्ट 0 है और अगर हम कहें 0 नॉट इक्वल टू 0 तो ये क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि 0 जो है वो नॉट इक्वल टू 0 नहीं है। 0 तो जो है वो तो 0 इक्वल टू 0 है ना, ये वाला ट्रू होगा, बट ये वाला क्या होगा, ये फॉल्स हो जाएगा। तो इस तरीके से ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, जबकि ये ट्रू है। लेकिन दोनों जो अगर हम कंपेयर करें तो एंड ऑपरेटर लगा रखा है, इसलिए फाइनल कंडीशन फॉल्स होगी। तो ये फर्स्ट वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और बाकी की जो है वो तो फॉल्स रहेंगी ही, ठीक है। क्योंकि ये बाकी आप चेक कर सकते हैं, इसमें और कोई कंडीशन नहीं काम करेगी, ठीक है। फर्स्ट वाले रो में फर्स्ट वाली ही कंडीशन चलेगी। तो यहाँ पर ये कंडीशन अभी फर्स्ट टाइम में तो चली नहीं, तो यहाँ पर क्या होगा, एल्स पार्ट चलेगा और स्पेस को प्रिंट कर देगा। नेक्स्ट टाइम लूप चलेगा तो अभी क्या होगा कि कॉलन की वैल्यू 1 हो चुकी होगी, रो अभी भी 0 ही है, क्योंकि ये इस वाले लूप में तो ये पहुंचा ही नहीं। जब तक ये खत्म नहीं हो जाएगा तब तक आउटर लूप में नहीं जाएगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पर क्या होगा, कॉलन की वैल्यू 1 हो चुकी है। तो अगर हम 1 मॉड्यूलो 3 करते हैं तो इसका जो रिमाइंडर होगा वो 1 होगा। रिमाइंडर क्या होगा, 1 होगा, आप चेक कर सकते हैं। तो अगर हम कहें 1 नॉट इक्वल टू 0 तो अब ये सही है, क्योंकि जो 1 है वो नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये ट्रू हो जाएगा। और यहाँ पर ये वाला तो ऑलरेडी ट्रू है, क्योंकि रो की वैल्यू जो है वो अभी भी 0 ही है, और जब तक ये फर्स्ट वाले रो प्रिंट होगी तब तक रो की वैल्यू 0 रहेगी। तो ये हमेशा ट्रू रहेगा, लेकिन ये ट्रू तभी होगा जब हमें हार्ड पैटर्न प्रिंट करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, अभी यहाँ पर कॉलन की वैल्यू 1 है, तब भी इसका जो हमारा रिमाइंडर होगा वो नॉट इक्वल टू 0 होगा, तो ये पैटर्न प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम कॉलन की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। तो अगर हम 2 मॉड्यूलो 3 करेंगे तब भी यहाँ पर हमारा इसका जो रिमाइंडर होगा वो 0 नहीं होगा, 0 के अलावा होगा, ठीक है। यानी अभी 2 होगा, तो अभी भी ये कंडीशन चलेगी। लेकिन नेक्स्ट टाइम जब कॉलन की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी, तो अगर हम 3 मॉड्यूलो 3 करेंगे तो यहाँ पर इसका जो रिमाइंडर होगा वो फिर से 0 हो जाएगा, जो कि नॉट इक्वल टू 0, जो कि कंडीशन ये भी हमारी फॉल्स हो जाएगी। तो फिर से ये फॉल्स होगा, फिर ये बीच में स्पेस प्रिंट कर देगा, एल्स पार्ट चलेगा। और ठीक उसी तरीके से यहाँ पर जब कॉलन की वैल्यू 4 होगी और जब 5 होगी तो यहाँ पर ये दोनों पैटर्न प्रिंट हो जाएंगे। और जब इसकी 6 हो जाएगी तो फिर ये पूरा कट जाएगा इस तरीके से, ठीक है। 3 2 जा 6, तो ये पूरा 0 बचेगा रिमाइंडर, जिसकी वजह से लास्ट में यहाँ पर एक और स्पेस प्रिंट होगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। ठीक अपोजिट है। तो इसमें क्या हो रहा है, फर्स्ट वाले रो में 3 स्पेस और 4 हार्ड पैटर्न प्रिंट हो रहे हैं। नेक्स्ट में क्या होगा, जब हम दूसरे में पहुंचेंगे यहाँ पर, तो बस यहाँ पर हमने कंडीशन चेंज कर दी। यहाँ पर हमने नॉट इक्वल टू यूज किया था, यहाँ पर हमने इक्वल टू यूज कर लिया, क्योंकि इस कंडीशन का अपोजिट ही ये वाला रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर चूंकि रो इक्वल टू 1 ही रखना है, क्योंकि अब की बार क्या होगा, रो की वैल्यू बढ़ चुकी होगी, तो यहाँ पर रो को हम 1 असाइन करेंगे। और ये वाली कंडीशन यहाँ पर नॉट इक्वल टू की बजाय यहाँ पर हम डबल इक्वल टू यूज करेंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पर क्या होगा कि जहाँ पर फर्स्ट वाली लाइन में स्पेस था वहाँ पर हार्ट चाहिए, और जहाँ पर हार्ट था वहाँ पर स्पेस चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पेस था, यहाँ पर हार्ट हो गया। तो इस तरीके से काम करेगा, यहाँ पर स्पेस था, यहाँ पर हार्ट हो गया, ठीक है। ठीक उसका अपोजिट, तो यहाँ पर ये अपोजिट आपको समझ में आ गया होगा, ये 2 कंडीशन। फिर उसके बाद यहाँ पर ये तीसरी कंडीशन और ये हमारी चौथी कंडीशन। तो ये आप समझ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर रो माइनस कॉलन इक्वल टू 2, यानी कि जो रो है अगर हम कॉलन से माइनस करते हैं और वो 2 बचता है तो यहाँ पर हमें पैटर्न चाहिए, वरना यहाँ पर एल्स पार्ट चलेगा। तो जब जरूरत होगी तो ये इस तरीके से प्रिंट होगा। तो यहाँ पर इस साइड का जो पार्ट है वो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग प्रिंट होगा, और जो इस साइड वाला पार्ट हमारा 3 यहाँ पर हार्ट और बचते हैं वो इससे प्रिंट होंगे, ठीक है। तो ये आप इसको अच्छी तरीके से रन करें, समझें, समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। जब फ्रेश माइंड में आप बैठ के आराम से इसको समझेंगे तो सब समझ में आएगा, और यहाँ पर आपको लॉजिक बिल्डिंग भी समझ में आएगी कि किस तरह से हम लॉजिक को बिल्डिंग करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा अगला है जिसमें हमें क्या करना है, ट्रायंगुलर शेप प्रिंट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रायंगल शेप प्रिंट करना है, ये स्टार का। तो हम चाहें तो इस स्टार की जगह कोई भी इमोजी या कुछ भी प्रिंट कर सकते हैं। तो अगर इस तरह से हमें पैटर्न चाहिए तो इसका जो कोड दिया गया है वो सिंपल यहाँ पर ऊपर दिया गया है। ये कोड बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, यहाँ पर सिंपल सी कंडीशन दी गई है। इसके हमने क्या किया है, 2 पार्ट में बांट दिया, ठीक है। 2 पार्ट में मतलब ये हमारा हो गया इतना अपर का पार्ट, ठीक है, और ये हो गया हमारा लोअर पार्ट, ठीक है। बात समझ में आ गई, ये अपर हो गया और ये लोअर हो गया। तो दोनों के लिए यहाँ पर अलग अलग लूप लगाए गए हैं, और इस कोड को आप समझ लें, यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर साइज इसका हमने 4 असाइन कर दिया, आप कोई भी साइज यहाँ पर रख सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर लूप चला है, तो यहाँ पर ये 2 लूप हैं, और इसमें भी कंडीशन दे रखी है कि कब स्टार प्रिंट करना है, कब स्पेस प्रिंट करना है, और जब ये अंदर इनर वाला लूप समाप्त होगा तो न्यू लाइन भी प्रिंट करनी है।
और यहाँ पर इतना क्या करेगा, ये अपर वाला पार्ट प्रिंट करेगा इस तरीके से, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पर ये जो नीचे वाला कोड है ये क्या कर रहा है, यहाँ पर नीचे का जो पार्ट है वो प्रिंट कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा पूरा यहाँ पर एक ट्रायंगल बन जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि इस कोड को स्टेप बाय स्टेप रन करना है, समझना है कि एग्जैक्टली यहाँ पर ये कैसे काम कर रहा है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ जाएगा क्योंकि आप पूरा पहले पढ़ चुके हैं, लूप वगैरह के बारे में समझ चुके हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा अगला प्रोग्राम है राइट अ प्रोग्राम टू कंप्यूट द वेजेस ऑफ अ डेली लेबर एज पर द फॉलोइंग रूल्स। हमें क्या करना है कि यहाँ पर एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसमें जो हमारा लेबर है, जो एम्प्लॉय है, वो जितने घंटे काम करता है उस हिसाब से हमें उसकी वेजेस यानी मजदूरी जो है वो कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो उसके रूल्स यहाँ पर नीचे बताए गए हैं कि किस तरीके से पे करना है। तो जो एम्प्लॉय है, जो लेबर है, अगर वो 8 घंटे काम करता है फर्स्ट 8 आवर, तो उसे हमें 100 रुपीज़ पर आवर देना है। और अगर वो नेक्स्ट एक्स्ट्रा वर्क करता है, नेक्स्ट 4 आवर काम करता है, तो उसे 30 रुपीज़ पर आवर एक्स्ट्रा देना है। पर आवर एक्स्ट्रा जो उसने एक्स्ट्रा वर्क किया है, ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पर इसे हम कैसे समझेंगे, तो एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि कोई एम्प्लॉय है जिसने 10 घंटे काम किया, ठीक है। तो अगर उसने 10 घंटे काम किया है तो यहाँ पर 10 × 100 हो जाएगा, ठीक है। मतलब 10 घंटे काम किया तो 100 रुपये के हिसाब से उसका कितना हो गया, 1000 रुपये हो गया, क्लियर है। बाकी यहाँ पर जो 10 आवर है इसमें उसने सिर्फ 2 आवर एक्स्ट्रा काम किया है, बाकी इसमें से फर्स्ट 8 आवर निकाल देंगे तो 2 आवर बचेगा। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 2 × 30, क्योंकि यहाँ पर हम 30 रुपीज़ पर आवर एक्स्ट्रा दे रहे हैं इस रूल के हिसाब से। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 60 रुपीज़, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया 60, तो यहाँ पर हमें इसे फाइनल पेमेंट करना है 1060 रुपीज़, क्लियर है। तो ये आप समझ चुके होंगे। इसी तरीके से अगर वो नेक्स्ट 4 आवर और काम करता है तो उसे हमें 40 रुपीज़ पर आवर एक्स्ट्रा देना है, नेक्स्ट यहाँ पर 50 रुपीज़, और नेक्स्ट जब वो रेस्ट करेगा तो उसे 60 रुपीज़ पर आवर एक्स्ट्रा देना है, क्लियर है। तो यहाँ पर चलिए प्रोग्राम को समझते हैं कि प्रोग्राम किस तरीके से बनाना है। प्रोग्राम जो है वो यहाँ पर बिल्कुल ही ईजी है। यहाँ पर हमने 2 वेरिएबल लिए, एम्प्लॉय नेम, वर्केड आवर। आप चाहें तो यहाँ पर यूजर से इनपुट भी ले सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। हमने डायरेक्टली यहाँ पर जो आवर हैं वो असाइन कर दिए हैं। फिर यहाँ पर हमने सबसे पहले चेक किया वर्केड आवर लेस देन इक्वल टू 8, यानी कि जो वर्केड आवर है अगर वो 8 से कम है या उसके बराबर है तो सिंपली हमें कुछ नहीं करना, वर्केड आवर इंटू 100 कर देना, कोई एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं। इसे हमने वेजेस में स्टोर कर लिया और फाइनली प्रिंट कर दिया, ठीक है। टोटल वेजेस प्रिंट कर दी। लेकिन अगर मान लेते हैं कि वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, यहाँ पर 8 आवर से उसके एक्स्ट्रा है, तो ये कंडीशन चेक होगी एलिफ वर्केड आवर ग्रेटर देन 8, और यहाँ पर हमने एंड ऑपरेटर यूज किया है, यानी कि ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। जो वर्केड आवर है वो 8 घंटे से 12 घंटे के बीच में अगर होगा तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, और अगर यहाँ पर 12 घंटे के और 8 घंटे के बीच में नहीं हुआ तो यहाँ पर नेक्स्ट एलिफ चेक होगा, और इसमें चेक होगा कि 12 घंटे से 16 घंटे के बीच में होना चाहिए। यहाँ पर आई थिंक आप समझ रहे होंगे, सिंपल सा प्रोग्राम है, यहाँ पर बस आपको लॉजिक समझना है, ठीक है। तो इसके हिसाब से यहाँ पर 15 घंटे है तो ये वाली कंडीशन चलेगी, और इस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पर वर्केड आवर -8, ठीक है। वर्केड आवर यानी जो हमारा 15 है ये -8 होगा, बचेगा कितना, 7, ठीक है। 7 बचा, क्लियर है। तो 7 × 40 होगा, 7 × 40 होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमें 7 घंटे का 40 रुपये एक्स्ट्रा देना है पर आवर के हिसाब से, तो 280 रुपये हो गया एक्स्ट्रा पेमेंट। और बाकी जो 15 घंटे उसने काम किया है उसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे वर्केड आवर को 100 से, यानी कि 15 × 100 जो कि हो जाएगा हमारा 1500 रुपये। तो 1500 ये प्लस 280 रुपये जो ये इधर एक्स्ट्रा हुआ था, इन दोनों को हमने प्लस ऑपरेटर से यहाँ पर ऐड कर दिया, 280 रुपये। तो ये हमारा हो गया टोटल 1780 रुपये जो कि पेमेंट करना है। आई थिंक यहाँ पर आप समझ चुके होंगे। इसी तरीके से यहाँ पर सारी कंडीशन है, अगर वो यहाँ पर 8 से 12 घंटे के बीच में आता है तो 30 रुपीज़ एक्स्ट्रा है, फिर 40 रुपीज़ है, और फिर 50 और फिर 60, क्लियर है। तो आई थिंक यहाँ पर आप समझ चुके होंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद हमारा जो अगला प्रोग्राम है इसमें क्या करना है कि हमें यहाँ पर एक फंक्शन बनाना है, और उस फंक्शन में हमें क्या करना है, एक स्ट्रिंग पास करनी है एज अ पैरामीटर, ठीक है। और उस स्ट्रिंग में हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि जो हमारा रिपीटेड कैरेक्टर है, रिपीटेड कैरेक्टर का मतलब ये है कि जैसे मान लेते हैं स्कूल्स लिखते हैं यहाँ पर हम, ठीक है, स्कूल्स, क्लियर है। तो स्कूल्स में एस देखिए यहाँ पर रिपीट हो रहा है, इस पूरी स्ट्रिंग में एस 2 बार है, और डबल ओ जो है ये भी 2 बार है। लेकिन यहाँ पर जो डबल ओ है ये एक साथ यहाँ पर 2 बार रिपीट हुआ है, तो हमें इसे ही आइडेंटिफाई करना है। ये जो एस स्टार्टिंग में है या और कहीं होता है या लास्ट में है, इसे नहीं फाइंड करना। जो यहाँ पर हमारा एक साथ कैरेक्टर रिपीट हो रहा है, ठीक है, डबल है, डबल ओ है, डबल ई है, इस तरीके के कैरेक्टर को हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है, और उसमें से एक कैरेक्टर को दूसरे कैरेक्टर से रिप्लेस कर देना है। ये प्रोग्राम बनाना है, सिंपल है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसका प्रोग्राम कैसे बनेगा। तो यहाँ पर हमने एक फंक्शन डिफाइन किया और st नाम का यहाँ पर हमने वेरिएबल लिया, जिसमें हमने स्कूल्स यहाँ पर हमने ये स्ट्रिंग पास की। अब इस स्कूल्स में जो डबल ओ है ये एक
एक साथ है, बाकी यहाँ पर कोई और दूसरा कैरेक्टर एक साथ नहीं है, मतलब डबल नहीं है, कहने का मतलब है एस और एस डबल है बट एक साथ नहीं है। तो हमें डबल ओ को पकड़ना है और इसमें से एक ओ की जगह पर हमें किसी दूसरे कैरेक्टर से उसको रिप्लेस कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन मार्क से यहाँ पर रिप्लेस करना है, बाकी अगर किसी दूसरे कैरेक्टर से रिप्लेस करना चाहें तो हम वो भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम कोई भी कैरेक्टर डाल सकते हैं, ठीक है। तो इसका प्रोग्राम कैसे बनेगा देखिए, यहाँ पर समझते हैं। तो यहाँ पर हमने फंक्शन कॉल किया st और जिसका रिटर्न आएगा वो हमने प्रिंट कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर फंक्शन कॉल होगा, st में हमारी जो स्ट्रिंग है वो असाइन हो जाएगी। फिर हमने क्या किया, एक ch नाम की यहाँ पर हमने एक लिस्ट ली है जो कि ब्लैंक लिस्ट है, और फिर हमने यहाँ पर एक लूप चलाया। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है वो क्या है कि जो यहाँ पर फॉर लूप है ये दोनों अलग अलग है, नेस्टेड नहीं है, ठीक है। नेस्टेड नहीं है, ये अलग हमारा लूप है और ये हमारा अलग लूप है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि सबसे पहले ये वाला लूप चलेगा, ठीक है। तो ये लूप पूरा कंप्लीट चलेगा। तो इससे क्या होगा कि st जो कि हमारी स्ट्रिंग है इससे एक एक कैरेक्टर i में आएगा, और हमने क्या किया, जो ch नाम की लिस्ट बना रखी थी इसमें हमने उस कैरेक्टर को एक एक करके अपेंड कर दिया। तो ये हमारी एक लिस्ट प्रॉपर रेडी हो जाएगी। जो हमारी ये स्ट्रिंग थी यही स्ट्रिंग लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगी, मतलब लिस्ट में अलग अलग इंडेक्स पर ये सारे आइटम हमें मिलेंगे, ठीक है। तो ये लूप जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब हमारा नेक्स्ट लूप चलेगा। अब यहाँ पर ये लूप कितनी बार चलेगा, तो यहाँ पर हमने क्या किया है कि जो हमारी लिस्ट है तो ये इस लिस्ट की लेंथ से हमने 1 माइनस कर दिया, इतनी बार ये लूप चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट टाइम में i में क्या होगा, 0 होगा। ध्यान रखना यहाँ पर ये इसमें जो हमने पास किए वैल्यू ये इंटीजर वैल्यू होगी, ठीक है, क्योंकि हम लेंथ -1 पास कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर i में क्या होगा, देखिए i में 0 होगा, ठीक है। i में क्या होगा, 0 होगा। तो अब हम चेक करेंगे कि ch का मतलब लिस्ट का जो पहला कैरेक्टर है वो क्या होगा, s है, आपको पता है, ठीक है। और यहाँ पर हमने चेक किया ch 0, i यहाँ पर क्या है, 0 है, तो ch जो कि 0 इंडेक्स पर पहला कैरेक्टर s है, तो s इज इक्वल टू ch i प्लस 1। i में क्या है, 0 है और +1 यानी कि ये हो गया 1। तो ch का जो फर्स्ट कैरेक्टर है और जो सेकंड कैरेक्टर है, यानी कि जो 0 पोजीशन पर है और जो 1 पोजीशन पर है, इन दोनों को हमने कंपेयर किया। और अगर ये दोनों इक्वल होते हैं तो हमें क्या करना है कि जो नेक्स्ट वाला यानी कि जो 1th पोजीशन पर कैरेक्टर है उसकी जगह पर हमें कैरेक्टर को रिप्लेस कर देना है इस तरीके से, ठीक है। तो ये रिप्लेस हो जाएगा, यानी i+1 और यहाँ पर इसको हमने रिप्लेस कर दिया। और अगर ऐसा नहीं होता है, ये कंडीशन नहीं चलेगी, तो कैरेक्टर रिप्लेस नहीं होगा, लूप रिपीट हो जाएगा। और इसी तरह से यहाँ पर ये लूप हमारा चलता रहेगा, और जब इसे एक साथ दो कैरेक्टर मिलेंगे तब यहाँ पर ये कंडीशन चलेगी और वो लास्ट वाले कैरेक्टर को ये रिप्लेस कर देगा, ठीक है। फाइनली यहाँ पर जब ये हमारा लूप खत्म होगा तो यहाँ पर आपको पता है कि जो हमारे चेंजेस हुए होंगे वो लिस्ट में हुए होंगे। तो हम क्या करेंगे, हमें रिटर्न चाहिए स्ट्रिंग में, तो यहाँ पर हम ज्वाइन फंक्शन की मदद से हम लिस्ट को ज्वाइन कर देंगे और ये रिटर्न कर देगा एक स्ट्रिंग को, और उसको हमने यहाँ पर प्रिंट कर लिया, ठीक है। ज्वाइन फंक्शन के बारे में हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। तो आई थिंक यहाँ पर आपको ये प्रोग्राम भी समझ आ गया होगा। नीचे यहाँ पर आप इसका आउटपुट देख सकते हैं। एक चीज़ यहाँ पर और क्लियर कर देते हैं कि जो ऑल इंपॉर्टेंट प्रोग्राम की पीडीएफ है ये हमने अपडेट की है। पिछली पीडीएफ में कुछ यहाँ पर मिस्टेक्स हो गई थी तो उसे हमने सही कर दिया है। इस वाले प्रोग्राम में गड़बड़ थी तो हमने क्या किया, इसको अपडेट कर दिया है, और यहाँ पर आप इसे एक बार फिर से वेबसाइट पर जाके डाउनलोड कर लें, ठीक है। तो ये आप जो है आपको अपडेटेड वर्जन मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर ये प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। फिर यहाँ पर हमारा अगला प्रोग्राम है जो कि काफ़ी इजी है, ठीक है। यहाँ पर समझते हैं, राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स इन अ सेंटेंस एज इनपुट एंड डिस्प्ले द नंबर ऑफ वर्ड, ठीक है। यानी हमें क्या करना है, एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें एक सेंटेंस को इनपुट लेना है, ठीक है। यूजर से इनपुट ले या डायरेक्टली असाइन करें, तो यूजर से इनपुट लेना है एक सेंटेंस, यानी कि एक पूरी लाइन स्ट्रिंग की, क्लियर है। और फिर उसके बाद हमें क्या करना है, उसमें देखना है कि नंबर ऑफ वर्ड कितने हैं, ठीक है, यानी उसमें शब्द कितने हैं, नंबर ऑफ कैपिटल लेटर कितने हैं, यानी कैपिटल लेटर कितने हैं, नंबर ऑफ स्मॉल लेटर देखना है, नंबर ऑफ डिजिट देखना है, और नंबर ऑफ स्पेशल सिंबल देखना है। कहने का मतलब सीधा है कि जो हमारी स्ट्रिंग होगी हमें काउंट करना है कि उसमें कितने कैपिटल लेटर है, कितने स्मॉल लेटर है, कितने नंबर हैं, और कितने स्पेशल कैरेक्टर हो, कितने वर्ड हैं, क्लियर है। तो इसके लिए यहाँ पर हमारे पास फंक्शन मिल जाते हैं, उन्हीं फंक्शन का यहाँ पर हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने क्या किया, एक सिंपल सी स्ट्रिंग ली है SNT, जिसमें यहाँ पर हमने एक सेंटेंस कहें या फिर स्ट्रिंग हमने असाइन कर दी, और इस स्ट्रिंग में स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर, नंबर, डिजिट, स्पेस, हर एक चीज़ अवेलेबल है, ठीक है, सारी चीज़ें हैं। हमें काउंट करना है कि इस स्ट्रिंग में कौन कौन सी चीज़ें हैं, ठीक है, और कितनी है। तो यहाँ पर हमने एक वेरिएबल लिया। फिर उसके बाद यहाँ पर हमने चेक कर लिया कि जो SNT यानी जो हमारी स्ट्रिंग है क्या वो एम्प्टी तो नहीं है। तो SNT की यहाँ पर हमने लेंथ देखी, इक्वल टू 0 होती है, यानी स्ट्रिंग हमारी एम्प्टी है। वरना यहाँ पर अगर ये इफ़ कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, यानी एम्प्टी नहीं होगी हमारी अगर स्ट्रिंग, तो एल्स पार्ट चलेगा, और एल्स पार्ट में यहाँ पर हमारा पूरा प्रोग्राम आगे लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम
इज स्पेस, इज अपर, इज लोअर, इज अलनम, इन सब फंक्शन के बारे में हम समझ चुके हैं, रिसेंटली हमने देखा था, ठीक है। तो यहाँ पर इनके बारे में आपको अच्छे से पता होगा, और नहीं पता है तो आप प्रीवियस वीडियो देखें तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर हमने क्या किया, एक वर्ड नाम का वेरिएबल बनाया जिसमें हमने 1 असाइन कर दिया, ठीक है। वर्ड नाम का वेरिएबल बनाया जिसमें हमने 1 असाइन किया है। 1 इसलिए क्योंकि देखिए जो वेलकम टू यूपीसीएसएस यूट्यूब चैनल यहाँ पर लिखा हुआ है, इसमें कितने वर्ड हैं ये पता करने के लिए हम स्पेस से पता कर सकते हैं, ठीक है। अगर इसमें स्पेस कितने 1 2 3 और 4 स्पेस है, इसका मतलब इस पूरी स्ट्रिंग में कितने वर्ड होंगे, 5 होंगे। क्लियर है, आई थिंक यहाँ पर आप समझ रहे होंगे। जैसे मान लेते हैं सिंपल एक वर्ड लिया UPCISS, ठीक है। तो इस UPCISS में कोई भी स्पेस नहीं है, ठीक है, इसमें स्पेस नहीं है, लेकिन यहाँ पर एटलीस्ट 1 वर्ड है। क्लियर है, 1 वर्ड है, तो यहाँ पर हमने वर्ड में इसलिए बाय डिफॉल्ट 1 असाइन कर दिया, ठीक है। और जब यहाँ पर हमारी स्ट्रिंग जो है एम्प्टी ही नहीं होगी, अगर एम्प्टी होती है तो ये प्रिंट हो जाएगा, आगे एल्स पार्ट रन ही नहीं होगा। और अगर हमारी स्ट्रिंग एम्प्टी नहीं होती है तो उसमें कम से कम एटलीस्ट 1 वर्ड तो होगा ही होगा, इसलिए हमने वर्ड की वैल्यू 1 रखी है, ठीक है। और बाकी यहाँ पर हमने कुछ और वेरिएबल बनाए हैं, कैपिटल, स्मॉल, अलनम, स्पेशल कैरेक्टर, इसमें हमने वैल्यू रखी है 0, ठीक है। इसमें हमने क्या रखी है, वैल्यू 0 रखी है। अब हमें कुछ नहीं करना है, हमें सबसे पहले चेक करना है कि अगर आई की वैल्यू स्पेस होती है, ठीक है, जो आई में वैल्यू है अगर वो स्पेस है, इसका मतलब कि वर्ड की वैल्यू इंक्रीज कर देनी है, सिंपल है। और अगर आई की वैल्यू अपर यानी कि कैपिटल लेटर है तो यहाँ पर हमें कैपिटल की वैल्यू इंक्रीज कर देनी है +1। और अगर आई जो है वो स्मॉल लेटर है तो स्मॉल की वैल्यू बढ़ानी है, और अगर आई अलनम है तो अलनम की वैल्यू बढ़ानी है। और इनमें से अगर कुछ नहीं होता है तो सीधा मतलब है कि वो स्पेशल कैरेक्टर होगा, @ या हैश इस तरह का, तो उसे हमने क्या किया, एल्स पार्ट में स्पेशल कैरेक्टर की वैल्यू बढ़ा दी, ठीक है। अब आई में क्या होगा, तो जो एसएनटी यानी कि जो हमारी स्ट्रिंग है उससे क्या होगा कि एसएनटी से एक एक कैरेक्टर आई में आएगा, और आई को यहाँ पर हम चेक करेंगे, ठीक है। तो अगर आई में स्पेस होता है तो यहाँ पर इफ कंडीशन चलेगी और वर्ड की वैल्यू बढ़ेगी, और फिर लूप जो हमारा है वो रिपीट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से लूप चलेगा, और इसके बारे में हमने ऑलरेडी बता रखा है इन सभी फंक्शन के बारे में कि ये कैसे काम करते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर फाइनली क्या होगा कि एल्स पार्ट चलेगा। अब ये एल्स पार्ट किसके कंपैरिजन में रखा गया है, तो फॉर लूप के, ठीक है। जब हमारा ये फॉर लूप पूरा खत्म हो जाएगा तो उसके बाद हमारा ये एल्स पार्ट चलेगा, और ये जो एल्स है वो हमने इफ के अकॉर्डिंग दिया, ठीक है। फॉर और एल्स ये दोनों जो है ये पूरा एक स्टेटमेंट बनाते हैं, ठीक है। फॉर के साथ में भी हम एल्स दे सकते हैं, ये हम समझ चुके हैं। तो यहाँ पर फाइनली क्या होगा, हमने अपनी स्ट्रिंग एक बार प्रिंट कर दी, फिर यहाँ पर नंबर ऑफ वर्ड जो कि वर्ड वाले वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट कर दी, नंबर ऑफ अपर तो कैपिटल, नंबर ऑफ लोअर स्मॉल, यहाँ पर ये आप समझ चुके होंगे। सिंपल सा प्रोग्राम था, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, आप इसको समझेंगे समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद हमारा अगला प्रोग्राम है, राइट अ पाइथन फंक्शन दैट टेक्स 2 लिस्ट एंड रिटर्न ट्रू इफ दे हैव एट लीस्ट 1 कॉमन आइटम। यानी हमें क्या करना है, एक फंक्शन बनाना है और उस फंक्शन में हमें 2 लिस्ट पास करनी है। 2 लिस्ट पास करेंगे और दोनों लिस्ट को हम कंपेयर करेंगे, और अगर दोनों लिस्ट में कोई भी एक आइटम अगर कॉमन निकलता है, कोई भी एक आइटम एटलीस्ट 1, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे ट्रू, और वरना रिटर्न करेंगे फॉल्स। सिंपल है, ठीक है। मतलब हमें बताना है कि दोनों लिस्ट में कोई एक आइटम कॉमन है या नहीं है। तो यहाँ पर उसके लिए हमने फंक्शन यहाँ पर डिफाइन किया। सिंपल सा प्रोग्राम ये भी है, यहाँ पर ए और बी दो यहाँ पर हमने लिस्ट ली है, और यहाँ पर हमने कॉमन डेटा नाम के फंक्शन को कॉल किया जिसमें ए और बी दोनों लिस्ट पास कर दी। तो ए की वैल्यू जो है वो लिस्ट 1 में जाएगी और बी लिस्ट 2 है। क्लियर है। फिर यहाँ पर हमारा चलेगा, तो इसमें रिजल्ट में फॉल्स ऑलरेडी डाल रखा है, ठीक है। हमने रिजल्ट में क्या किया, फॉल्स वैल्यू स्टोर कर दी। अब यहाँ पर ये हमने फॉल्स क्यों रखा है ये अभी आपको हम बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा कि हमने नेस्टेड लूप यूज किया है, तो लिस्ट 1 से जो एक आइटम है वो एक्स में आएगा। अब लिस्ट 1 यानी कि ए है, तो इसमें 1 जो है वो एक्स में आ जाएगा, ठीक है। फिर ये नेक्स्ट लूप चलेगा वाई, और वाई को यहाँ पर हम चेक करेंगे, वाई इन लिस्ट 2, ठीक है, y इन लिस्ट 2। अब x में हमें क्या मिल रहा है, देखिए x में हमें 1 मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि लिस्ट 1 में क्या है, a है, और यहाँ पर a से एक एक आइटम निकलेगा, तो यहाँ पर फर्स्ट टाइम में x में हमारे पास क्या होगा, 1 होगा। क्लियर है। और y में क्या होगा, 5 होगा। y में क्या होगा, 5, क्योंकि यहाँ पर ये लिस्ट 2 है, और लिस्ट 2 कौन सी है, b है। आई थिंक यहाँ पर आप समझ रहे होंगे। फिर हमने चेक कर लिया कि x इक्वल टू y, यानी कि जो 1 है क्या वो 5 के बराबर है। अगर ऐसा है तो रिजल्ट में यहाँ पर हम पास कर देंगे ट्रू, और यहीं से हम रिटर्न ले लेंगे, ठीक है। रिटर्न आपको पता है कि किसी भी फंक्शन या लूप में अगर हम रिटर्न यूज करते हैं तो वहीं पर हम उस लूप से या उस फंक्शन से बाहर आ जाते हैं, ठीक है। और रिटर्न ये कहाँ पर रिटर्न होगा, जहाँ से फंक्शन कॉल किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर ये आगे कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, सीधे रिटर्न हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये 1 और 5 मैच नहीं होंगे, तो यहाँ पर ये रिजल्ट जो हमारी इफ कंडीशन है नहीं चलेगी, और जब इफ नहीं चलेगी तो ये वाला लूप फिर से रिपीट होगा, ठीक है। और जब ये लूप फिर से रिपीट होगा तो यहाँ पर अभी हमारा x में जो है ये 1 ही रहेगा। ध्यान देना, x में हमारा 1 ही रहेगा जब तक ये एक्सटर्नल लूप नहीं चलेगा, ठीक है। अभी
ये इनर लूप ही चल रहा है, यहाँ पर ये आउटर लूप अभी नहीं चलेगा जब तक इनर लूप खत्म नहीं हो जाता। फिर यहाँ पर नेक्स्ट टाइम में क्या होगा, y में 6 होगा और x में 1 ही रहेगा, तो यहाँ पर 1 और 6 मैच नहीं हुआ तो यहाँ पर फिर से लूप घूमेगा। फिर यहाँ पर 7 होगा, इसमें 1 ही होगा तो 1 7 मैच नहीं हुआ, और इस तरीके से जब यहाँ पर हमारा इनर लूप समाप्त हो जाएगा तब यहाँ पर आउटर लूप चलेगा और अब की बार x में क्या होगा, 2 होगा। क्या होगा, 2 होगा। फिर यहाँ पर y चलेगा, फिर यहाँ पर ये किस तरीके से काम करेगा, देखिए 1 को ये 5 के साथ कंपेयर करेगा, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, और फिर उसके बाद क्या होगा, जब आउटर लूप चलेगा तो उस x में वैल्यू होगी 2, और फिर 2 को ये कंपेयर करेगा 5 से, फिर 6 से, 7, 8, 9, फिर यहाँ पर ये कंपेयर नहीं हो पाएगा यानी मैच नहीं होगा तो 3, फिर इस तरीके से 4, फिर जब ये 5 पर आएगा लास्ट में, तब यहाँ पर हमारी जो इफ़ कंडीशन है ये एग्जीक्यूट होगी और रिजल्ट में ट्रू स्टोर होगा और रिटर्न हो जाएगा रिजल्ट, और जो रिटर्न होगा वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो यहाँ पर अगर हम ये वाला फंक्शन कॉल करेंगे तो हमें ट्रू मिलेगा क्योंकि इसमें कॉमन है 5, और यहाँ पर एक और हमने एग्जाम्पल लिया है, इसमें ए और बी है, तो यहाँ पर इसमें कोई भी कॉमन नहीं है तो इसका आएगा फॉल्स। ठीक है, तो यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं आउटपुट भी इसका। तो आई थिंक यहाँ पर ये प्रोग्राम आपको समझ आ गया होगा। तो यहाँ पर हमारा अगला प्रोग्राम है, राइट अ प्रोग्राम विच टेक्स लिस्ट ऑफ अ नंबर एज इनपुट एंड फाइंड द लार्जेस्ट नंबर in the list and the smallest number in the list and product of all the item in the list। यानी कि यहाँ पर हमें 3 तरह के ऑपरेशन करने हैं। हमें यहाँ पर एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें यूजर से इनपुट लेना है एक लिस्ट, ठीक है, मतलब एक लिस्ट के फॉर्म में डेटा इनपुट लेना है, और उस लिस्ट से हमें क्या करना है, सबसे पहले तो मैक्सिमम नंबर बताना है कि उस पूरे लिस्ट में कौन सा बड़ा नंबर है, कौन सा छोटा नंबर है, और उन सभी नंबर को हमें क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई करना है, उसका प्रोडक्ट करना है। क्लियर है, तो ये यहाँ पर हमें प्रोग्राम बनाना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करते हैं, यूजर से इनपुट ले लेते हैं और उसे हम li नाम के वेरिएबल में यानी कि एक लिस्ट यहाँ पर हम बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक li नाम की लिस्ट बनाई, ये आप स्क्वायर ब्रैकेट देख सकते हैं, और यहाँ पर हमने इस लिस्ट के बीच में लिस्ट कॉम्प्रिहेंशंस का यूज किया है, यानी कि हमने शॉर्ट हैंड फॉर लूप का यूज किया है, जिससे यूजर जो भी इनपुट करेगा तो वो यहाँ पर हम फॉर लूप के जरिए एक एक आइटम को इंटीजर में कन्वर्ट करते हुए इसमें स्टोर कर देंगे। और ये हम समझ चुके हैं कि हम शॉर्ट हैंड फॉर लूप कैसे यूज करते हैं, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशंस कैसे यूज करते हैं, ये सब हम पूरा पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ से यूजर इनपुट डालेगा और वो कॉमा सेपरेटेड इनपुट होगा, उसे हम स्प्लिट कर देंगे, तो ये क्या करेगा, उसे एक टपल में कन्वर्ट करेगा, यहाँ पर हमारा लूप चलेगा, तो टपल से एक एक आइटम एल में आएगा और वो एल इंटीजर में कन्वर्ट होता हुआ यहाँ पर लिस्ट में स्टोर हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ पर हमें एल आई में एक लिस्ट मिल जाएगी। तो सबसे पहले हमने उस लिस्ट को प्रिंट कर दिया। अब इस लिस्ट से जो हमारी लिस्ट बनी होगी उसमें यूजर ने जो भी नंबर डाले होंगे उस लिस्ट से हम क्या करेंगे, मैक्सिमम नंबर पता करेंगे और मिनिमम नंबर पता करेंगे और सभी आइटम का प्रोडक्ट यानी कि सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो उसके लिए हमने 3 वेरिएबल लिए हैं, एक मैक्स और दूसरा मिन और तीसरा यहाँ पर प्रो। ठीक है, तो मैक्स में यहाँ पर हम मैक्सिमम नंबर रखेंगे, मिन में मिनिमम और प्रो में यहाँ पर हम सभी का प्रोडक्ट रखेंगे। ठीक है, यानी सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो उसके लिए यहाँ पर हमने इसमें 1 वैल्यू रखी है ताकि यहाँ पर इसको किसी भी नंबर से अगर मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर वो 0 ना होने पाए, क्योंकि अगर इसमें हम 0 असाइन करेंगे तो आपको पता है कि किसी भी नंबर को अगर हम 0 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका रिजल्ट भी 0 ही होता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर हमने इसमें 1 असाइन किया है और मैक्सिमम और मिनिमम में हमने 0 असाइन नहीं किया है। ध्यान रखना, हमने क्या असाइन किया है, लिस्ट का जो हमारा पहला आइटम है। जैसे मान लेते हैं एग्जांपल के लिए लिस्ट में 5, 4, 3, 2 इस तरीके से यहाँ पर यूजर ने इनपुट डाला है। तो यहाँ पर क्या होगा कि हमारा जो 5 नंबर है यानी लिस्ट का पहला आइटम वो मैक्सिमम में भी जाएगा और मिनिमम में भी जाएगा। ठीक है, हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि जो लिस्ट का पहला आइटम है वही मैक्सिमम है और वही मिनिमम है, बस मान लेते हैं, बाकी आगे तो हमारा नंबर जो है वो चेंज होगा लूप में। ठीक है, तो यहाँ पर हमने मान लिया कि लिस्ट का पहला आइटम उसको हमने मैक्सिमम और मिनिमम दोनों में असाइन कर दिया है। ठीक है, और यहाँ पर प्रोडक्ट में यानी प्रो वाले वेरिएबल में 1 असाइन कर दिया है। अब यहाँ पर प्रोग्राम को समझ लेते हैं फटाफट। सिंपल सा प्रोग्राम है, काफ़ी ईजी है, आपको समझ में भी आ गया होगा। यहाँ पर हमने लूप चलाया तो हमारी जो लिस्ट है उससे एक एक आइटम निकल करके एक्स में आएगा। ठीक है, तो उस लिस्ट में जितने भी नंबर होंगे, ठीक है, 5, 4, 3 जो भी होगा, ठीक है, तो यहाँ पर वो पहले एक्स में आएगा और फिर यहाँ पर हम देखेंगे कि क्या एक्स जो है वो मैक्स नंबर से ग्रेटर है। तो एक्स में क्या है, लिस्ट का एक आइटम। ठीक है, अभी फर्स्ट टाइम में पहला आइटम है, तो यहाँ पर एक्स ग्रेटर देन मैक्स। अगर जो नंबर मैक्स में पहले से ही स्टोर है, अगर एक्स उससे बड़ा होता है, ध्यान से समझना, जो नंबर मैक्स में पहले से ही स्टोर है अगर एक्स जो है वो उससे बड़ा होता है, यानी अगला नंबर या कोई दूसरा नंबर जो है वो मैक्सिमम से बड़ा होता है, तो हम क्या करेंगे, उसी को मैक्स बना देंगे। सिंपल है। ठीक है, हमने क्या किया, यहाँ पर उसी को मैक्स बना दिया। ठीक है, तो जब ये इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो ये स्टेटमेंट रन होगा और एक्स जो है वो मैक्स हो जाएगा, क्योंकि हमने एक्स को मैक्स में असाइन कर दिया। क्लियर है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो यहाँ पर ये इफ जो स्टेटमेंट है एग्जीक्यूट नहीं होगी, फिर यहाँ पर ये इफ यहाँ पर रन होगा। अब एक चीज़ यहाँ पर आप समझ लीजिए कि ये दोनों इफ स्टेटमेंट अलग अलग हैं। ठीक है, ये
अलग स्टेटमेंट है और ये अलग स्टेटमेंट है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर हमें हर बार मैक्सिमम को भी चेक करना है और मिनिमम को भी चेक करना है, इसलिए यहाँ पर ये पूरा स्टेटमेंट हमारा अलग है और ये वाला स्टेटमेंट अलग है। ये दोनों एक दूसरे से रिलेट नहीं करते, ये हर बार दोनों इफ़ कंडीशन चेक होंगी। ये भी इफ़ चेक होगा, अगर ये इफ़ एग्जीक्यूट होता है तब भी ये वाला इफ़ चेक होगा और देखेगा कि जो x है अगर वो मिनिमम से कम है तो हम x को ही मिनिमम बना देंगे। तो इस तरीके से क्या होगा कि हमें लास्ट में जब पूरी यहाँ पर लूप हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो हमें मैक्सिमम और मिनिमम नंबर मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हमारा इफ़ चले या ना चले लेकिन प्रोडक्ट तो करवाना ही है, तो इसे हमने यहाँ पर बिना किसी इफ़ कंडीशन के रखा है क्योंकि हमें मल्टीप्लिकेशन तो करवाना ही है, लेकिन ये लूप के अंदर ही है, ध्यान रखना, इफ़ के अंदर नहीं है, लूप के अंदर है। क्लियर है। तो यहाँ पर फाइनली जब लूप हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो हमें मैक्सिमम नंबर, मिनिमम नंबर और उसका प्रोडक्ट मिल जाएगा, उसे हमने प्रिंट कर दिया। सिंपल था, यहाँ पर आप प्रोग्राम समझ चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारा अगला प्रोग्राम है राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स सेंटेंस एज इनपुट फ्रॉम द यूजर and computes the frequency of each letter. Use a variable of dictionary type to maintain and show the frequency of each letter. हमें यहाँ पर कैसा प्रोग्राम बनाना है कि हमें सबसे पहले क्या करना है कि यूजर से इनपुट लेना है, एक सेंटेंस यानी कि एक स्ट्रिंग यूजर से इनपुट लेनी है, और फिर हमें ये चेक करना है कि यूजर ने जो स्ट्रिंग डाली है, जैसे मान लेते हैं वेलकम टू यूपीसीएसएस, तो इसमें कौन सा लेटर कितनी बार रिपीट हुआ है, हमें ये देखना है। उसकी फ्रीक्वेंसी देखनी है कि कौन सा लेटर कितनी बार आया है। क्लियर है। तो जैसे डब्ल्यू की बात करें तो ये एक बार आया है, ई की बात करें तो ये 2 बार आया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ई यहाँ पर भी है, ई यहाँ पर भी है, तो ई की फ्रीक्वेंसी कितनी है 2 है। और इसी तरह से यहाँ पर एक एक लेटर चेक करेंगे कि जो लेटर रिपीट हुआ है जितनी बार उसकी जो भी फ्रीक्वेंसी है वो हमें बतानी है हर लेटर की, ठीक है, हर लेटर की बतानी है। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे डिक्शनरी का। डिक्शनरी का क्यों, हमें यहाँ पर क्या करना है कि हमें बताना है कि डब्ल्यू जो है वो 1 बार आया है, ई जो है वो 2 बार आया है, एल जो है वो 1 बार आया है, और इसी तरह से सी जो है वो 1 बार आया है, या जितनी बार भी आया हो। सी यहाँ पर देखिए 2 बार आया है तो ये 2 बार आया है। क्लियर है। तो इस तरीके से हमें बताना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिक्शनरी का यूज़ करेंगे, और हम क्या करेंगे कि हमारा जो यहाँ पर सेंटेंस है, तो सेंटेंस में जो कैरेक्टर है वो एक एक कैरेक्टर को हम क्या बना देंगे, की, ठीक है। आपको पता है कि जो डिक्शनरी में डेटा स्टोर किया जाता है उसमें की और वैल्यू 2 चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जिस भी कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी चेक करेंगे उसी कैरेक्टर को हम बना देंगे की, ठीक है, और वो कैरेक्टर कितनी बार रिपीट हुआ है वो हम उसकी असाइन कर देंगे वैल्यू, ठीक है। तो कैरेक्टर हो जाएगा की और वो कितनी बार आया है वो होगी उसकी वैल्यू। क्लियर है। तो यहाँ पर की और वैल्यू जिसके लिए हम डिक्शनरी का यूज करेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक यहाँ पर हमने ब्लैंक डिक्शनरी बना ली, और एक ये वेरिएबल जहाँ पर हमारी स्ट्रिंग है, या फिर आप चाहें तो यूजर से भी इनपुट ले सकते हैं। तो ये 2 वेरिएबल आपको समझ में आ गई, ये डिक्शनरी है और ये हमारी स्ट्रिंग है। फिर यहाँ पर हमने चलाया लूप, और लूप यहाँ पर हमने चलाया तो स्ट्रिंग से हमने एक कैरेक्टर को लिया, यानी कि यहाँ पर आई में हमारा पहली बार में डब्ल्यू आएगा, फिर ई आएगा, एल आएगा, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर पहली बार में डब्ल्यू आया, ठीक है, लूप के जरिए। फिर हमने चेक किया कि आई इन ऑल फ्रीक्वेंसी, ठीक है, आई इन ऑल फ्रीक्वेंसी। अब आई में क्या है, डब्ल्यू है, ठीक है, आई में क्या है, डब्ल्यू है। तो यहाँ पर हम ये पूछ रहे हैं कि क्या जो डब्ल्यू है इन, आपको पता है इसके बारे में, इन मेंबरशिप ऑपरेटर है। तो यहाँ पर आई क्या ऑल फ्रीक्वेंसी में है, नहीं, क्योंकि ऑल फ्रीक्वेंसी तो ऑलरेडी ब्लैंक है। तो यहाँ पर ये इफ कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होगी, एल्स चलेगा। और एल्स में क्या होगा, हमने क्या किया, ऑल फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पर हमने यूज किया इंडेक्स का। और आई में क्या है, आपको पता है ना, आई में फर्स्ट टाइम में क्या है, डब्ल्यू है। आई में क्या है भाई, आई में डब्ल्यू है, ठीक है, क्योंकि ये टेस्ट एसटीआर से निकाल रहा है, ठीक है। तो आई में डब्ल्यू है, और यहाँ पर हमने क्या बताया, ऑल फ्रीक्वेंसी आई, तो यहाँ पर भी क्या है, डब्ल्यू है, तो ये की मान ली जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि ऑल फ्रीक्वेंसी वाली डिक्शनरी में यहाँ पर डब्ल्यू वाली की पर 1 असाइन हो जाएगा, क्योंकि डब्ल्यू यहाँ पर अभी एक ही बार आया है। बात समझ में आ गई। मान लेते हैं कि यहाँ पर ये लूप फिर से रिपीट होगा और नेक्स्ट टाइम फिर से डब्ल्यू मिल गया आई में एक बार और, तो अब क्या होगा कि ऑल फ्रीक्वेंसी में ऑलरेडी यहाँ पर डब्ल्यू से मिलेगा क्योंकि एक बार स्टोर हो चुका है। तो यहाँ पर ये इफ कंडीशन हमारी एग्जीक्यूट होगी, आई इन ऑल फ्रीक्वेंसी, क्योंकि उसे डब्ल्यू मिल जाएगा। अगर डब्ल्यू 2 बार हुआ तो यहाँ पर क्या होगा कि उसी की पर +1 हो जाएगा, उसी की पर +1 हो जाएगा, जिससे क्या होगा कि हमारा डब्ल्यू की वैल्यू 2 हो जाएगी, ठीक है, अगर वो कैरेक्टर रिपीट होता है। और अगर 3 बार होता है तो फिर से यहाँ पर ये लूप चलेगा, सॉरी इफ कंडीशन चलेगी, और यहाँ पर +1 होता जाएगा। और अगर वो कैरेक्टर रिपीट नहीं होगा, फर्स्ट टाइम आएगा यानी एक ही बार आएगा, तो एल्स पार्ट चलेगा और उसमें 1 असाइन होगा। और अगर कैरेक्टर वो होगा, मतलब रिपीट हुआ होगा, तो +1 हो जाएगा, +1 होता चला जाएगा, और इस तरीके से हमें हर एक लेटर की फ्रीक्वेंसी पता चल जाएगी। आई थिंक यहाँ पर आप ये प्रोग्राम समझ चुके होंगे, ठीक है। यहाँ पर इसका नीचे आउटपुट देख सकते हैं। और लास्ट में हमने
क्या किया, यहाँ पर ऑल फ्रीक्वेंसी को प्रिंट कर दिया। यहाँ पर हमने क्या किया है, इसे str यानी स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके प्रिंट किया है, आपको पता है। यहाँ पर हमने इसे str में क्यों कन्वर्ट किया आपको पता होगा। यहाँ पर ये हमारा क्या है, ये हमारा स्ट्रिंग है, और अगर हम स्ट्रिंग के साथ में कुछ प्रिंट करना चाहते हैं यानी कॉन्केटिनेट करना है प्लस ऑपरेटर से, तो वो भी स्ट्रिंग होना चाहिए। या फिर हम एक काम कर सकते थे, str में ना कन्वर्ट करते, यहाँ पर हम कॉमा लगा के सीधे डिक्शनरी को पूरा प्रिंट कर सकते थे, ऐसा भी कर सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कुल मिला के इसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके इसके साथ कॉन्केटिनेट करके हमने प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं W जो कि की है, और ये इसकी वैल्यू, ये की, ये वैल्यू, की वैल्यू, क्लियर है। तो ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद हमारा जो अगला प्रोग्राम है ये फाइल हैंडलिंग से रिलेटेड है, ठीक है। यहाँ पर हमें फाइल को ओपन एंड रीड करना है, तो इसके बारे में हम समझ चुके हैं। फाइल हैंडलिंग को हमने अच्छी तरीके से समझा है। तो यहाँ पर क्या करना है, राइट अ फंक्शन, हमें एक फंक्शन बनाना है जो क्या करेगा, दो डिफरेंट फाइल लेगा यहाँ पर, ठीक है, फाइल 1 और फाइल 2। तो यहाँ पर दो फाइल लेगा, और फंक्शन हमारा करेगा क्या, यहाँ पर क्या करेगा कि वो फाइल 1 से डेटा को लाइन बाय लाइन रीड करेगा और फाइल 2 में राइट करेगा। सिंपल है, हमें क्या करना है, एक ऐसा फंक्शन बनाना है जो एक फाइल का डेटा यानी फाइल 1 का डेटा फाइल 2 में टाइप कर दे, ठीक है। यानी यहाँ से हमें रीड करना है और इसमें हमें राइट कर देना है, सिंपल, ठीक है। ये हम वैसे समझ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर फिर से एक बार देख लेते हैं, प्रोग्राम को समझते हैं। तो हमें क्या करना है, एक फंक्शन बनाना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर फाइल फंक नाम का एक फंक्शन डिफाइन कर दिया, F1 और F2 ये दो वेरिएबल लिए फाइल 1 फाइल 2 के लिए। तो यहाँ पर हमने यूजर से ही इनपुट ले लिया फाइल का नाम, ठीक है। तो हमने इनपुट फंक्शन लगाया, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, यूजर यहाँ पर क्या डालेगा, फाइल का नाम नहीं डालेगा बल्कि फाइल का एड्रेस डालेगा। क्या डालेगा, फाइल का एड्रेस डालेगा, फाइल 1 का और फाइल 2 का, ठीक है। पूरा पूरा एड्रेस डालेगा जो भी होगा, तो वो एड्रेस F1 और F2 में स्टोर हो जाएगा। फंक्शन कॉल किया, F1 F2 पास कर दिया, यहाँ पर हमें F1 F2 में फाइल 1 फाइल 2 का एड्रेस मिलेगा। फिर हम क्या करेंगे, फाइल 1 को रीड मोड में ओपन करेंगे, क्योंकि हमें फाइल 1 का डेटा क्या करना है, फाइल 2 में पहुंचाना है। तो फाइल 1 को रीड मोड में ओपन करेंगे, फाइल 2 को राइट मोड में। तो फाइल 1 का डेटा यहाँ पर हम फाइल 2 में राइट कर सकते हैं, क्योंकि इसे रीड मोड में ओपन करना है, इसे राइट मोड में, क्लियर है। तो यहाँ पर हमने F1 को किस में ओपन किया, रीड मोड में, और F2 को किस में ओपन किया, राइट मोड में। लेकिन यहाँ पर हमने W+ यूज किया, और आपको पता है W+ का मतलब होता है रीड एंड राइट दोनों, ठीक है। तो अब ये दोनों हमने यहाँ पर क्यों मोड अपनाए हैं, क्योंकि हमें क्या करना है, डेटा राइट करना है, लेकिन उसके बाद उसे रीड भी करना है, तभी तो हम प्रिंट करके आपको दिखा पाएंगे कि राइट हुआ कि नहीं। क्योंकि अगर इसको हम सिर्फ W मोड में यानी राइट मोड में ओपन करेंगे तो डेटा राइट जरूर होगा, लेकिन आपको हम प्रिंट कैसे करके दिखाएंगे, ठीक है। तो इसे यहाँ पर हमने क्या किया है, इसको प्रिंट किया है, इसलिए रीड की जरूरत पड़ेगी, तो इसे हमने रीड एंड राइट दोनों मोड में ओपन किया है। आई थिंक यहाँ पर आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ओपन F1 और ओपन F2 ये दो यहाँ पर हमारे ऑब्जेक्ट हैं, फाइल ऑब्जेक्ट है, जिसमें ये हमारी फाइल 1 है, ये फाइल 2 है, ठीक है। अभी सिंपली कुछ नहीं करना, यहाँ पर हमने पहले तो यहाँ पर हमने फाइल 1 का डेटा रीड कर लिया, ठीक है। ओपन F1.read इसे हमने प्रिंट कर दिया, बताया कि फाइल 1 में कौन सा डेटा लिखा हुआ है, नीचे आउटपुट भी आप देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमने फिर उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर फाइल 1 में हमने कर्सर की पोजीशन 0 सेट कर दी। ऐसा क्यों, आपको पता है कि जब हम फाइल से एक बार डेटा रीड करते हैं तो कर्सर की पोजीशन लास्ट में चली जाती है, जिसके बाद उसे हम दोबारा से रीड नहीं कर सकते। लेकिन अगर दोबारा रीड करना है तो कर्सर की पोजीशन हम सीक मेथड से चेंज कर सकते हैं। तो सीक मेथड से हमने कर्सर की पोजीशन 0 सेट कर दी, जिससे क्या हुआ, पहले तो फाइल रीड होकर डेटा प्रिंट हुआ, फिर कर्सर हमारा जो है वो स्टार्टिंग में पहुंच गया। फिर हमने क्या किया, यहाँ पर राइट किया, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किया, ओपन F2.write। अब यहाँ पर हमारी जो फाइल है वो तो ऑलरेडी ओपन है राइट मोड में, ठीक है, रीड एंड राइट दोनों मोड में ओपन है। तो यहाँ पर हमने राइट फंक्शन यूज किया, और राइट फंक्शन में यहाँ पर हम चाहें तो स्ट्रिंग पास कर सकते हैं, लेकिन हमने स्ट्रिंग की बजाय हमने क्या पास किया, ओपन F1.read। मतलब जो हमारा फर्स्ट वाली फाइल है इसका डेटा हमने रीड करके एज इट इज यहाँ पर हमने राइट फंक्शन को पास कर दिया। तो आपको पता है कि जो भी डेटा रीड करते हैं हम रीड फंक्शन से, ठीक है, तो वो क्या करता है, एज अ स्ट्रिंग ही रिटर्न देता है, ठीक है। वो रिटर्न किस फॉर्म में देता है, स्ट्रिंग के फॉर्म में ही देता है। तो यहाँ पर वो स्ट्रिंग ही एक तरीके से दे रहा है, और वो फाइल 2 में राइट हो जा रहा है। फिर यहाँ पर राइट होने के बाद भी कर्सर की पोजीशन लास्ट में होती है, इसलिए हमने सीक मेथड फिर से यूज किया और पोजीशन 0 सेट हो गई। फिर यहाँ पर हमने क्या किया, फाइल 2 का डेटा भी प्रिंट कर दिया और फाइलों को क्लोज कर दिया, और बस यहाँ पर हमारा पूरा प्रोग्राम कंप्लीट। तो यहाँ पर आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से यहाँ पर हम एक फाइल से डेटा दूसरे फाइल में ट्रांसफर करेंगे। ये आप नीचे देख सकते हैं। ये यहाँ पर सबसे पहले यूजर ने इनपुट डाला, फाइल 1.txt फाइल 2.txt, ठीक है। और फिर यहाँ पर ये फाइल 1 का डेटा है जो हमने पहले ही रीड करके प्रिंट कर दिया, और वही डेटा फाइल 2 में भी यहाँ पर प्रिंट हो रहा है, क्योंकि हमने फाइल 1 का डेटा फाइल 2 में भी ट्रांसफर कर दिया है, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ पर आप ये समझ चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद हमारा अगला प्रोग्राम है राइट अ फंक्शन दैट रीड द कंटेंट ऑफ द फाइल f3.txt एंड काउंट द नंबर ऑफ अल्फाबेट। हमें यहाँ पर क्या करना है, एक फंक्शन लिखना है जो क्या करेगा कि फाइल 3 या किसी भी फाइल का डेटा जो है वो रीड करेगा, और रीड करने के बाद वो चेक करेगा कि उसमें कितने अल्फाबेट हैं, कितने ब्लैंक स्पेस हैं, कितने लोअर केस लेटर हैं,
और उसमें कितने ऐसे वर्ड हैं जो कि वोवेल से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, वोवेल का मतलब आपको पता होगा A E I O U। ठीक है, तो ऐसे कितने वर्ड हैं जो कि A E I O U इनमें से किसी भी वर्ड से स्टार्ट हो रहे हो। ठीक है, वो हमें चेक करना है। तो यहाँ पर देखिए, ये हम पहले भी देख चुके हैं, लेकिन अभी हमें फाइल के साथ में देखना है, यानी फाइल को ओपन करना है, उसका डेटा रीड करना है, और फिर ये हमें देखना है कि उस फाइल में कितने अल्फ़ाबेट हैं, कितने ब्लैंक स्पेस है, कितने लोअर केस लेटर हैं, और कितने उसमें वोवेल्स वाले वर्ड हैं जो कि वोवेल से स्टार्ट हो रहे हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर प्रोग्राम थोड़ा बड़ा जरूर है, लेकिन यहाँ पर ये ईजी बहुत है। ठीक है, समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए फंक्शन डिफाइन किया है, तो फंक्शन को कॉल भी किया गया है। तो सिंपली यहाँ पर हमने फंक्शन को कॉल किया है और फंक्शन में हमने अपने फाइल का एड्रेस पास कर दिया बस। ठीक है, तो यहाँ पर हमने फाइल का एड्रेस पास करके हमने फंक्शन को कॉल किया, तो ये एड्रेस हमारा चला जाएगा F3 वाले वेरिएबल में, और ये हमारा फंक्शन स्टार्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब हमारा फंक्शन स्टार्ट होगा तो सबसे पहले यहाँ पर क्या हुआ कि हमने F3 वाली जो हमारी फाइल है इसको हमने रीड मोड में ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद यहाँ पर हमने SNT नाम का एक वेरिएबल बनाया जिसमें हमने फाइल 3 का डेटा रीड करके स्टोर कर लिया। अब आपको पता है कि जब यहाँ पर हमने फाइल 3 का डेटा रीड कर लिया है जो कि SNT में स्टोर हुआ है, तो इसका टाइप क्या होगा, STR यानी कि स्ट्रिंग। इसका टाइप क्या होगा, स्ट्रिंग होगा। ठीक है, और फिर हमने फाइल को क्लोज कर दिया। क्लोज इसलिए कर दिया क्योंकि अब हमें फाइल की जरूरत नहीं है। फाइल को ओपन करके रीड करके हमने उसे एक स्ट्रिंग वाले वेरिएबल में स्टोर कर लिया। ठीक है, यानी कि एक स्ट्रिंग के फॉर्म में हमने उसे स्टोर कर लिया है। अब यहाँ पर हम सबसे पहले चेक कर लेंगे कि जो SNT यानी जो स्ट्रिंग है एम्प्टी तो नहीं है, तो हमने उसकी लेंथ को यहाँ पर 0 से कंपेयर कर लिया। अगर स्ट्रिंग एम्प्टी होती है तो इसे प्रिंट कर देंगे, और अगर स्ट्रिंग एम्प्टी नहीं होती है तब हमारा यहाँ पर एल्स पार्ट रन होगा। और जब यहाँ पर हमारा एल्स पार्ट रन होगा तो यहाँ पर हमने वेरिएबल डिक्लेयर किए अल्फा स्पेस लोअर और वोवेल्स। ठीक है, जो कि हमें काउंट करने हैं। तो सबसे पहले तो हमने इसकी वैल्यू जो है वो 0 रखी है, फिर उसके बाद काउंट करेंगे। तो जैसे जैसे इसको अल्फ़ाबेट या स्पेस या लोअर केस या ओवेल्स मिलते जाएंगे, ये काउंट करता रहेगा और वैल्यू बढ़ाता रहेगा। ठीक है, ऐसा प्रोग्राम हम पहले भी देख चुके हैं, बिल्कुल वैसा ही है सेम। ठीक है, तो यहाँ पर SNT जो कि स्ट्रिंग है जिसमें हमारा पूरा फाइल 3 का सारा कंटेंट है, उससे एक एक लेटर निकलेगा, आई में आएगा, और आई को चेक करेंगे। आई इज अल्फा, अगर अल्फा होता है तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पर मतलब बढ़ जाएगी। ठीक है, अल्फा जिसमें फर्स्ट टाइम में क्या है 0 है, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। और एक चीज़ ध्यान रखना, अल्फा में यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसमें अपर केस भी आ जाएगा और लोअर केस भी आ जाएगा। ठीक है, अल्फा का मतलब अपर केस और लोअर केस दोनों आ जाएगा। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पर अल्फा में लोअर अपर दोनों आएंगे, क्योंकि मैं दोनों काउंट करने अल्फाबेट काउंट करना है कुल मिला के। ठीक है, तो जो हमारा लेटर है वो स्मॉल हो या कैपिटल ये काउंट करेगा। फिर इज स्पेस, तो यहाँ पर इज स्पेस क्या करेगा, ये स्पेस को काउंट करेगा, क्योंकि हमें ब्लैंक स्पेस भी काउंट करने हैं, तो ये स्पेस की वैल्यू बढ़ाएगा। और ये दोनों हमारी एक ही स्टेटमेंट है। ठीक है, इफ और एलिफ, ये हमने दोनों पूरा एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट बनाया है, लेकिन ये वाला जो इफ है ये अलग है, ध्यान रखना। ठीक है, अगर यहाँ पर ये इफ कंटिन्यू होता है भी है तब भी ये वाला इफ चलेगा। ठीक है, क्योंकि ये अलग है। अलग क्यों रखा हमने आपको बताया कि जो इज अल्फा है ये क्या करेगा, अपर और लोअर दोनों को काउंट कर लेगा। तो अगर ऐसा होता है, तो अगर हम इसको भी यहाँ पर इफ ना बना के एलिफ बना दें, तो अगर ये वाला इफ एग्जीक्यूट होगा तो इस एलिफ तक आएगा नहीं, तो यहाँ पर ये लोअर केस लेटर की काउंटिंग बढ़ेगी नहीं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर हमने क्या किया है, इसको हमने अलग ब्लॉक में रखा है। ठीक है, यहाँ पर इफ आई इज लोअर होता है तो लोअर की वैल्यू यहाँ पर इंक्रीज होगी। क्लियर है? तो यहाँ क्योंकि यहाँ पर हमें लोअर केस भी काउंट करने थे। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर इतना प्रोग्राम तो आपको समझ में आ गया, इससे अल्फा स्पेस और लोअर काउंट हो जाएंगे, लेकिन वोवेल्स के लिए यहाँ पर थोड़ा सा अलग कोड है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो आगे का कोड है ये वोवेल्स को काउंट करने के लिए है। तो वोवेल्स को काउंट करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर डिफाइन करना है कि वोवेल्स हैं क्या। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पर हमने एक VOW नाम का वेरिएबल बनाया जिसमें हमने यहाँ पर बताया कि ये वोवेल्स हैं AEIOU। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसे पता चल जाएगा कि ये हमारे क्या है, वोवेल्स हैं। और इसी को हम चेक करेंगे कि जो हमारा वर्ड है वो AEIOU से स्टार्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हमें क्या करना है कि जो SNT नाम का वेरिएबल है जिसमें हमारा पूरा कंटेंट यानी स्ट्रिंग स्टोर है, तो जो कि एक पूरा एक लाइन में स्टोर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसे स्पेस से तोड़ेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, उसे स्पेस से तोड़ देंगे। स्पेस से तोड़ेंगे तो आपको पता है कि वर्ड सारे जो है वो निकल जाएंगे, तो स्पेस से हम तोड़ेंगे, स्प्लिट फंक्शन का यूज करेंगे, स्पेस से तोड़ करके उसको LI में स्टोर कर देंगे। ठीक है, LI जो कि क्या होगी, एक लिस्ट होगी। यहाँ पर हमने इसका नाम LI जरूर रखा है, लेकिन एक्चुअली में यहाँ पर क्या होगा, ये एक टपल मानी जाएगी। टपल क्यों? क्योंकि जो स्प्लिट का रिटर्न होता है वो एक टपल के फॉर्म में होता है, और हमने टपल को ही LI में स्टोर किया है। इसका नाम LI है, इसका मतलब ये नहीं कि ये लिस्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर LI जो कि एक टपल है, तो टपल हो या लिस्ट इससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इटरेबल ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पर हमें बस स्पेस से तोड़ करके अलग अलग वर्ड को रखना है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या किया, फॉर लूप चलाया, और LI में जो कि यहाँ पर एक एक वर्ड सेपरेट है, तो उससे हमने एक एक वर्ड यहाँ पर निकाला, तो पूरा पूरा एक एक वर्ड आएगा। ठीक है, वर्ड क्यों आएगा ये भी आप समझ लीजिए, क्योंकि जब हमने स्पेस से स्प्लिट किया है तो जो भी स्ट्रिंग है जैसे वेलकम, ठीक है, वेलकम टू UPCSS, तो स्पेस से टूटेगा तो इसके जो आइटम निकलेंगे वो 3
3 आइटम निकलेंगे, वेलकम अलग, टू अलग और यूपी से एसएस अलग जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर एल जो कि एक टपल है, इसमें 3 आइटम होंगे, तो पहला आइटम जाएगा पूरा वर्ड में, यानी कि पूरा वेलकम एक बार में जाएगा। बात समझ में आ गई, ये चीज़ है। तो यहाँ पर वर्ड में एक पूरा वर्ड जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ पर हमने नेस्टेड लूप यूज किया, ठीक है। फिर से यहाँ पर हमने फॉर लूप लगाया और हमने यहाँ पर क्या किया कि जो हमारे वोवेल्स हैं उससे एक एक कैरेक्टर निकाला, ठीक है। तो वर्ड में क्या है, हमारी टपल का पहला वर्ड, और एक्स में क्या है, ए ई आई ओ यू में से फर्स्ट टाइम में ए होगा, ठीक है, ए होगा फर्स्ट टाइम में। और हम चेक करेंगे स्टार्ट विद फंक्शन का यहाँ पर हम यूज करेंगे, ठीक है, स्टार्ट विद मेथड का यूज करेंगे, इसके बारे में हम समझ चुके हैं। तो यहाँ पर वर्ड जिसमें हमारा पूरा एक वर्ड है, तो वर्ड डॉट स्टार्ट विद एक्स, ठीक है, एक्स जहाँ पर हमारा फर्स्ट टाइम में ए होगा, फिर ई होगा, फिर आई होगा, फिर ओ और फिर यू, ठीक है। तो ये चेक करेगा, अगर ऐसा होता है जो हमारा वर्ड है इनमें से किसी भी लेटर से अगर स्टार्ट होता है तो यहाँ पर वोवेल्स जो है ये काउंटिंग इसकी बढ़ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर हमें यही देखना है कि कितने ऐसे वर्ड हैं जो वोवेल से स्टार्ट हो रहे हैं, तो इसके लिए हमें इसकी काउंटिंग केवल बढ़ानी है, बस, क्लियर है। तो ये काउंटिंग बढ़ेगी, वरना काउंटिंग ये नहीं बढ़ेगी, आपको पता है। और फिर यहाँ पर जब इनर लूप कंप्लीट होगा तो ये बाहर जाएगा और यहाँ पर दूसरा वाला वर्ड निकलेगा, और एक्स यहाँ पर ये इनर लूप फिर से रिपीट होगा, एक्स में फिर से ए होगा, तो उस वर्ड में हम फिर से चेक करेंगे कि ये वर्ड ए ई आई ओ से स्टार्ट हो रहा है या नहीं। आई थिंक यहाँ पर आप समझ रहे होंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर सारा कुछ कंप्लीट होने के बाद हमने प्रिंट कर दिया, ये हमारी ओरिजिनल स्ट्रिंग है, ये अल्फाबेट इतने, स्पेस इतने, लोअर इतने और वोवेल इतने हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसका आउटपुट भी देख लेते हैं, ठीक है। तो ये आपकी फाइल है जो कि यहाँ पर प्रिंट है, और ये इसमें टोटल यहाँ पर 51 अल्फाबेट हैं, और यहाँ पर 9 ब्लैंक स्पेस है, लोअर केस 38 है, और वोवेल से स्टार्ट होने वाला जो वर्ड है वो सिर्फ एक ही है, ठीक है। लेकिन इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें 2 हैं, एक तो एंड है जो कि ए से स्टार्ट हो रहा है, और एक यूपी से एसएस है जो कि यू से स्टार्ट हो रहा है। लेकिन एक चीज नोटिस करेंगे कि यू जो है ये कैपिटल लेटर है, ठीक है, हालांकि है वोवेल सी लेकिन कैपिटल है। तो यहाँ पर जो हमने इसमें लिस्ट बनाई थी इसमें हमने स्मॉल लेटर की बनाई थी, ठीक है। तो अगर हम स्मॉल और कैपिटल दोनों चेक करना चाहते हैं तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर हमने लिखा है ए ई आई ओ यू, ये स्मॉल लेटर लिखा, ठीक है। अगर कैपिटल भी रखना है तो बिना स्पेस बिना कॉमा के इसी के जस्ट आगे यहाँ पर ए कैपिटल और ई कैपिटल, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर हम नोट कर देंगे। तो इससे क्या होगा, स्मॉल और कैपिटल दोनों यहाँ पर मैच किए जाएंगे। आई थिंक यहाँ पर आप समझ गए होंगे। चलिए तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और फटाफट अगला प्रोग्राम भी देख लेते हैं। हमारा अगला जो प्रोग्राम है ये नमपाई से है, और नमपाई में हमें क्या करना है कि 2 एरे को हमें यहाँ पर ऐड करना है, यानी कॉनकैटिनेट करना है। सिंपल सा प्रोग्राम है, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले तो आउटपुट आपको दिखा देते हैं, नमपाई हमने पढ़ा है अच्छे से डिटेल में। तो ये हमारी 2 एरे है, ये वाली एक एरे है और ये दूसरी एरे है, ठीक है। दोनों को क्या करना है, कॉनकैटिनेट करना है, यानी जोड़ना है, जिसका ये फाइनल आउटपुट है, ठीक है। तो ये आई थिंक यहाँ पर आप समझ रहे होंगे। तो इसे कॉनकैटिनेट करने के लिए सिंपली हमें यहाँ पर कॉनकैटिनेट फंक्शन यूज करना है, बस, ठीक है। ये हमने नमपाई इंपोर्ट किया, ये हमने एरे 1 बनाई, एरे 2 बनाई। एरे 1 कैसे बनाई, एरेंज फंक्शन यूज किया, रीशेप में यहाँ पर हमने 3 into 3 डाल दिया, जिससे हमारी जो एरे है वो 2 डायमेंशन में 3 रो और 3 कॉलम हो जाएंगे। यहाँ पर 3 रो और 3 कॉलम हो जाएंगे। इसमें हमने वैल्यू 10 to 19 रखी है, ये आप अच्छे से पता है, ये हम समझ चुके हैं। और यहाँ पर हमने पहले एरे प्रिंट की, एक ब्लैंक लाइन, फिर एरे 2 प्रिंट की, ब्लैंक लाइन, और लास्ट में यहाँ पर हमने np.concatenate फंक्शन यूज किया, एरे 1 और एरे 2 को पास कर दिया, जिससे दोनों जो एरे हैं वो जुड़ जाएंगी। और एक्सिस हमने 1 रखा है, तो इससे क्या होगा, तो यहाँ पर एक्सिस के बारे में आपको पता है, लेकिन यहाँ पर हम एक बार फिर से क्लियर कर देते हैं। एक्सिस 1 और एक्सिस 0 में डिफरेंस क्या है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। बाई डिफॉल्ट एक्सिस 0 होता है, नहीं रखेंगे तो बाय डिफॉल्ट 0 रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो एक्सिस 1 पे हमने कॉनकैटिनेट किया है, तो एक्सिस 1 का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि ये फर्स्ट रो को फर्स्ट रो के साथ में जोड़ रहा है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर हमारी टोटल इसमें कितनी रो है, 3 रो है, तो 3 ही रो में डेटा रखेगा। यहाँ पर इसकी फर्स्ट रो और ये इसकी फर्स्ट रो जोड़ रहा है इस तरीके से, ठीक है। और अगर यहाँ पर हम एक्सिस 0 रखेंगे जो कि डिफॉल्ट होता है, तो ये क्या करेगा कि यहाँ पर ये फर्स्ट कॉलम और ये फर्स्ट कॉलम दोनों एक साथ ऐड होंगे, जिससे हमारे यहाँ पर कॉलम नहीं बढ़ेंगे बल्कि रो बढ़ जाएंगी। जबकि इसमें क्या हो रहा है कि हमारे कॉलम बढ़ रहे हैं, रो 3 ही है। आई थिंक यहाँ पर आप समझ रहे होंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पर हमने सारे प्रोग्राम इसके कंप्लीट कर लिए हैं, 27+ प्रोग्राम थे। तो यहाँ पर हमने इस वीडियो में ओ लेवल के प्रैक्टिकल एग्जाम के नजरिए से जो इंपॉर्टेंट प्रोग्राम थे वो हमने यहाँ पर लगभग सारे कंप्लीट कर लिए हैं। अब इसके बाद जो आगे आने वाले वीडियोस हैं उसमें हम 200+ MCQs देखेंगे, जो कि वो भी इंपॉर्टेंट हैं थ्योरी एग्जाम के लिए, ठीक है। तो आगे आने वाले वीडियोस में आपको 200+ MCQs मिलेंगे देखने को। तो हमने इस वीडियो में टोटल 27 प्रोग्राम देखे हैं और इसके PDF भी हमने आपको प्रोवाइड कर दी है, आप आराम से वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर कोई दिक्कत या कोई कंफ्यूजन है, कोई ऐसा प्रोग्राम है या कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है जो समझ नहीं आया है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।